आज इस सेशन में, इस बाल गीता के इंट्रोडक्शन सेशन में जो आज आपके साथ है, मींस पेरेंट्स के साथ है, इस सेशन में हम एजेंडा सेट करेंगे कि हम अगले आने वाले 14 जून तक क्या करने वाले हैं। इस बीच में पहला सेशन आज मेरा पेरेंट्स के साथ है, बीच में 9 सेशंस मेरे आपके बच्चों के साथ रहेंगे, जो 11 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं उनके साथ हमारे सेशन रहेंगे, और फिर लास्ट का सेशन फिर हमारा आपके साथ रहेगा। हम क्या चेंजेस फील करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, और कैसी सेंस ऑफ ह्यूमर, कैसी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर लाना चाहते हैं कि वो सही और गलत के बीच का चुनाव अपने आप कर सकें, कृष्ण का स्थित प्रज्ञ बन सकें, कृष्ण का दृष्टा बन सकें और साक्षी भाव में रह सकें। यही हमारे इस समर कैंप का उद्देश्य है। इसको हम कितना पूरा कर पाएंगे, ये हमारी मेहनत, आपके बच्चों की मेहनत और आपकी मेहनत तीनों पे डिपेंड करेगा। कोई भी एक पहिया अगर हिल गया तो ये शायद बात नहीं हो पाएगी। आज हम ये भी जानेंगे कि हमारी अभी तक की पेरेंटिंग में हमने क्या गलतियां की हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमसे गलत हुई हैं, और अगर हम उनको करना बंद कर देंगे तो शायद हम एक किसी अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस सेशन में आने के लिए, अपना समय अपने बच्चे के लिए निकालने के लिए। और आपने एक बहुत बड़ी जर्नी का पहला कदम आज तय कर लिया है। जर्नी 100 कदम की हो या फिर 1 लाख कदम की हो, पहला कदम हमेशा महत्वपूर्ण है और वो आप चल चुके हैं। आपका इसके लिए आभार और धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं और बात कर रहे हैं पेरेंट रीसेट की। हम पेरेंट रीसेट की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं रिबूट योर पेरेंटिंग बिफोर इट्स टू लेट। बहुत देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, उससे पहले हम रीसेट अपनी पेरेंटिंग को क्यों ना कर लें। क्यों नहीं हम गीता से, कृष्ण से कुछ ज्ञान ले लें और देखें हम अपने बच्चों को कैसे एक समझ के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। और समझा वही सकता है जिसके पास खुद की समझ होगी। तो हम अपनी समझ को बढ़ाएं और कैसे अपने बच्चे की भी समझ को बढ़ा दिया जाए। उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स स्टैब्लिश कर लेना चाहते हैं और हम चैट बॉक्स पर ध्यान देना चाहते हैं और कुछ चैट स्टैब्लिश करेंगे। हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस का मुझे आप जवाब देंगे। मुझे बताइए कि जब पहली बार आपका बच्चा आपके हाथ में आया था, थिंक अबाउट दैट डे। आप अगर मम्मी हैं तो आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर या फिर लेबर रूम के बाहर, आपको हाथ में जब बच्चा पहली बार मिला था, या पापा हैं तो आपके हाथ में जब पहली बार बच्चा आया था, मुझे बताइए क्या उस समय आपके बच्चे के अंदर एक भी कमी थी, यस या नो? क्या एक भी कमी आपके बच्चे के अंदर उस दिन थी, जिस दिन वो पैदा हुआ था, जिस दिन वो आपके हाथ में आया था, जिस दिन ईश्वर ने आपके पास दिया था? क्या वो एक परफेक्ट बच्चा था कि नहीं था? यस या नो? राइट। कोई भी उसमें एक कमी नहीं थी, एक भी कमी उसके अंदर नहीं थी। अब ईश्वर ने, भगवान ने आप पर विश्वास करके, ईश्वर ने आप पर विश्वास करके आपको एक बच्चा सौंप दिया, और आप उसको बड़ा सही से नहीं कर पाए। अगर हमारे पास उतनी समझ होती, अगर हमको बच्चे की जिम्मेदारी दी गई थी, अगर हम हर चीज सही रखते, तो शायद हमारा बच्चा आज कुछ अच्छी स्थिति में होता। आज हमारे पास आप आए हैं, आज हम बात करते हैं कि इस पूरे समाज में कुछ कमियां हैं। हम बताते हैं कि ये जो पूरा समाज है ये अच्छा नहीं है। हम कहते हैं इस समाज में बहुत सी गंदगियां हैं। आज जो भी समाज दिखता है, जो हमसे और आपसे मिलके बन रहा है, ये समाज जैसा भी है, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले ये स्कूलों की बेंचों पर बैठा था, मम्मियों की गोदी में था। तो आज ये समाज अगर वैसा नहीं है जैसा हमको चाहिए, इसका मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी पेरेंटिंग वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। राइट? यस इफ यू अग्री। राइट? यस इफ यू अग्री कि यस, अगर हम कहते हैं कि आज हमारा समाज वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो फिर आज हमारी पेरेंटिंग वैसी नहीं है, स्कूलिंग वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो ये तो जो हो गया वो हो गया, हमारे साथ जो होना था वो हो गया। जो इस जमाने में आज ये जमाना चला आ रहे हैं उनके साथ जो होना था वो हो गया। लेकिन क्या जो आज बच्चे हमारे पास हैं, जो टीन्स हमारे पास हैं, जो छोटे बच्चे हमारे पास हैं, ये भी तो 15 साल के बाद समाज बनाएंगे? तो ऐसा तो नहीं। जो गाली हम आज दे रहे हैं इस समाज को, जो गाली हम एजुकेशन सिस्टम को दे रहे हैं, जो गालियां आज हम पेरेंटिंग को दे रहे हैं, क्या हमारे बच्चे वही गालियां तो नहीं देंगे? तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? राइट? यस नो? आज हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि गालियां देने से आगे बढ़कर कुछ बदलाव के रास्ते पे चल दें? कब तक हम ये बोलेंगे सब कुछ खराब, और कब हम बोलेंगे कि मैं खराब को ठीक करूंगा? हमको खराब को ठीक करने वाले लोग चाहिए या हमको खराब को खराब बताने वाले लोग चाहिए? राइट वन अगर हमको खराब को ठीक करने वाले लोग चाहिए, राइट टू अगर हमको खराब को खराब बोलने वाले लोग चाहिए। कौन से चाहिए? खराब को ठीक करने वाले मतलब वन, और खराब को खराब बोलने वाले नंबर टू। तो खराब को खराब बोलने वाले लोगों से तो खराबी कम होनी नहीं, खराब को ठीक करने वाले लोगों से खराबी ठीक हो जानी है। तो हम क्या बनना चाहते? खराब को ठीक करने वाले या खराब को खराब बोलने वाले? आज हमारी बात आ रही है पेरेंटिंग रीसेट की। और हम ये समझ गए
कि अगर हमको फोटोकॉपी ठीक करनी है, बात समझिए, अगर हमको फोटोकॉपी ठीक करनी है तो मास्टर कॉपी पे काम करना पड़ेगा। आज जो हम पहला सेशन आपके साथ ले रहे हैं, इसके बाद नेचुरली हम 9 सेशन आपके बच्चों के साथ लेंगे। लेकिन बच्चों के साथ 9 सेशन क्यों ले रहे हैं और पहला एक सेशन आपके साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स तो आप ही रहेंगे, आगे और पीछे चलने वाले तो आप ही होंगे। तो आपके इन दोनों सेशंस के बीच में बच्चे के सेशंस सैंडविच रहेंगे, राइट? एक बात और कर लेते हैं। जिस दिन आपका बच्चा पैदा होता है और जिस दिन आपका बच्चा स्कूल आता है, जिस दिन भी बच्चा स्कूल आता है, क्या उस दिन बच्चा बोलता है कि मुझे इंग्लिश पढ़ाओ? क्या बच्चा बोलता है मुझे मैथ्स पढ़ाओ? क्या बच्चा बोलता है मुझे ये पढ़ाओ? क्या बच्चा बोलता है मुझे ये पढ़ाओ? नहीं बोलता ना। बच्चा कहता है भाई जैसा करना चाहे मेरे साथ कर लो। बच्चे ने तो कभी नहीं बोला कि मुझे 25 साल ऐसे पढ़ाओ। अब 70 साल की मेरी जिंदगी, ध्यान दीजिएगा, 70 साल की मेरी कुल जिंदगी, उनमें से 25 साल मतलब 1/3 समय, 1/3 समय, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 70 साल की मेरी पूरी जिंदगी, उसमें से 1/3 समय, 25 साल हम लगा देते हैं जिंदगी की तैयारी के लिए। और कौन लगाता है? बच्चे ने तो कहा नहीं मुझे ऐसे लगाओ, किसी और ने वो रास्ता बनाया। और आपने जिस रास्ते से बच्चे को निकाला, वो क्या जिंदगी के लिए तैयार हुआ? यस नो? मुझे बताइए, क्या जिंदगी के लिए 25 साल पढ़ाई के बाद मेरा बच्चा तैयार हो पा रहा है? यस या नो? राइट इन द चैट बॉक्स, यस या नो? क्या तैयार हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो आप किसी की अगर 25 साल खराब कर देंगे, तो बाकी के 50 साल वो आपसे प्रेम करेगा? बाकी के 50 साल वो आपसे प्रेम करेगा? आपके ऊपर कभी विश्वास जमा पाएगा? आपके ऊपर तो उसको अविश्वास होगा। क्यों अविश्वास होगा? क्योंकि आपने 25 साल उसको झूठ बोला। आपने बोला तुम पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। कौन सा नवाब बन गया बच्चा? और आप देखो पूरे जमाने में क्या चल रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरे कुछ प्रश्न का जवाब देना। अगर मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं, उस रास्ते पे चलते चलते मेरा बुखार बढ़ता चला जाए, जिस रास्ते पे चल रहा हूं उस रास्ते पे चलते चलते मेरी गुस्सा बढ़ती चली जाए, जिस रास्ते पे चल रहा हूं उस रास्ते पे चलते चलते मेरा दुख पहले से बढ़ता चला जाए, तो वो रास्ता अच्छा है कि खराब? ए की बी? ए, जी मीन्स गुड, बी मीन्स बैड, बताओ कौन सा है वो रास्ता? जिस रास्ते पे चलते चलते बुखार बढ़ता चला जाए, जिस रास्ते पे चलते चलते परेशानियां बढ़ती चली जाए, वो खराब है कि अच्छा है? तो मुझे बताओ, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, आप कहते हो 20 साल पहले मेरा जमाना अच्छा था, 50 साल पहले जमाना उससे अच्छा था, 100 साल पहले जमाना उससे अच्छा था, 200 साल पहले जमाना उससे अच्छा था। मतलब जैसे जैसे जिस रास्ते पे हम चलते चले जा रहे हैं, उस रास्ते पे हमारा पतन बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद भी कोई ये सोचने को तैयार नहीं कि वो मुड़ के देख ले। वो एक बार तो मुड़ के देख ले, कोई मुड़ के देखने को तैयार नहीं। कौन देखेगा मुड़ के? गीता मुड़ के दिखाती है। गीता कहती है रुको और मुड़ो। बात समझिएगा, ये वही कर सकता है, ये काम वही कर सकता है, ये प्रश्न वही पूछ सकता है जो कौन होगा? कौन होगा? जो जागरूक होगा। जो जागरूक नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता। अब बात हो रही है कि जागरूक हुआ कैसे जाए, कैसे जागरूक हो जाया जाए? जो जागरूक नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता। वो अंधी दौड़ में चलता चला जाएगा, वो कहेगा रास्ता मेरा सही है लेकिन रिजल्ट खराब आता चला जाएगा। तो जागरूक मतलब क्या? जागरूक कैसे हुआ जाए? कैसे जागरूक हुआ जाए? कैसे जागा जाए? कैसे जाग के चीजों को देखा जाए? तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, उसको नोट करिए। क्या? जो रुक गया वो जाग गया। क्या बोला? जो रुक गया वो जाग गया। देखो मेरी बात को बहुत समझना। अगर कृष्ण को अर्जुन को समझाना होता, क्या बोला? अगर कृष्ण को अर्जुन को समझाना होता तो रोकने की जरूरत नहीं थी। वो पता क्या बोलते? मार मार मार, भीष्म पितामह को मार 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 मार। वो मार रहे थे, मार मार मारो। ऐसा नहीं किया अर्जुन ने, ऐसा नहीं किया कृष्ण ने। कृष्ण ने नहीं कहा सुबह उठ के मारो मारो मारो, ऐसा नहीं कहा। कृष्ण ने क्या बोला? सबसे पहला क्या काम किया कृष्ण ने? समय के चक्र को रोक दिया। क्या किया? समय के चक्र को रोक दिया। स्टॉप, एक बार रुक जाओ। क्या रुक जाओ? रुक जाओ और देख लो। कहां मुड़ के? पीछे मुड़ के देख लो। जो रुक गया, रुकने के बाद जिसने पीछे मुड़ के अपना रास्ता देख लिया, ऐसा कोई भी आदमी जाग गया। और मैंने देखा पीछे मुड़ के, मैं देख पा रहा हूं पीछे मुड़ के कि क्या गंदगियां चल रही हैं, और जो देख लेगा वो जाग जाएगा। आज मुझे बताओ, जब मैं ये बोलता हूं आज, व्हाट आई से, और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, मैंने बोला ना क्यों बाल गीता की जरूरत पड़ रही है, क्यों, वाई, क्यों जरूरत पड़ रही है इस बात की? तो मुझे बताओ, एक क्वेश्चन का जवाब देना। पिछले 100 सालों में 100 साल पहले स्कूल ज्यादा थे कि आज? मुझे बताओ, 100 साल पहले स्कूल ज्यादा थे कि आज? तो आप बोलोगे 100 साल पहले स्कूल ज्यादा थे, कोई कहने की बात हुई। तो अगर 100 साल पहले स्कूल ज्यादा थे, तो अनीति आज ज्यादा है कि पहले थी?
पहले अनीति कम थी, आज अनीति ज्यादा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे स्कूल बढ़ रहे हैं, 100 साल पहले स्कूल कम थे, आज स्कूल ज्यादा है। इसका मतलब जैसे जैसे स्कूल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अनीति बढ़ रही है। ऐसा कैसे? इसका मतलब या तो स्कूलों का नीति और अनीति से कोई मतलब नहीं, या तो स्कूलों का नीति और नीति से कोई मतलब नहीं है। नीति बढ़ेगी कि अनीति बढ़ेगी इसका स्कूलों से लेना देना है ही नहीं। और या तो फिर स्कूल अनीति बढ़ा रहे हैं, या तो कहो स्कूल के बढ़ने से अनीति बढ़ रही है, और या तो बोलो स्कूल का नीति अनीति से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब स्कूलों में चलने वाली चीज में कोई समस्या है। अच्छा मुझे बताओ, 100 साल पहले पेरेंट ज्यादा कंसर्न थे कि आज? 100 साल पहले पेरेंट ज्यादा कंसर्न थे कि आज? तो आप बोलोगे 100 साल पहले तो पेरेंट्स को फर्क तो नहीं पड़ता था, 12 12 14 14 2 200 बच्चे होते थे, क्या फर्क पड़ता था? आज पेरेंट ज्यादा कंसर्न है। और मुझे बताओ, जैसे जैसे आप कंसर्न हो रहे हैं वैसे वैसे ही बच्चे आपके हाथ से ज्यादा निकल रहे हैं, हाँ या ना? जैसे जैसे आप कंसर्न होने वैसे वैसे बच्चे आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, हाँ या ना? इसका मतलब है आपके कंसर्न होने से बच्चे के अच्छे बुरे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। कृष्ण ने गीता में आंखें खोली थी और कुछ नहीं किया था। आंखें खोली थी कैसे? प्रश्न पूछ के और प्रश्न सुन के। प्रश्न पूछ के प्रश्न सुन के, वो गाना सुना के नहीं हुआ था, कुछ समझा के नहीं हुआ था। और मैं यहां को समझाने नहीं आया हूं, आपसे प्रश्न पूछने आया हूं, आपको जगाने आया हूं। जैसा मैं आप आज को आपको जगाऊंगा वैसे ही 9 दिन में आपके बच्चे को झकझोर दूंगा अंदर से। अंदर से आपके अंदर हिल जाएंगे। और गीता यही करती है, आपको हिला देती है, आपको पुराना बना देती है, आपको सब उतार देती है, आपके ऊपर से जितना कुछ था सारे आवरण उतार के नीचे गिरा देती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, आप जैसे जैसे कंसर्न होते चले जा रहे हो वैसे वैसे बच्चे हाथ से निकल जा रहे हैं। इसका मतलब या तो आपके कंसर्न का बच्चे के हाथ से निकलने से कोई मतलब नहीं है, और या तो आपके कंसर्न का ही मतलब है बच्चे के हाथ से निकल जाने का, और या तो फिर आपके तरीके कहीं गलत है। मुझे बताओ, पिछले 100 सालों में, 200 साल में सुविधाएं बढ़ी हैं कि घटी हैं? घरों में सुविधाएं बढ़ी हैं कि घटी हैं? तो अगर 100 200 साल में सुविधाएं बढ़ी हैं तो घरों में माहौल अच्छा हुआ कि खराब हुआ? मतलब सुविधाएं भी बढ़ गई और हमारे और बच्चे के बीच का माहौल भी खराब हो गया। इसका मतलब सुविधाओं के बढ़ने का अच्छे बुरे माहौल से कोई मतलब नहीं था। और अगर कोई मतलब है तो फिर खराब होने में मतलब था, अच्छे होने में कोई मतलब नहीं। मतलब कौन ये रुक के देखेगा? ये रुक के कौन देखेगा? हम नहीं देखेंगे, पड़ोसी देखेगा मेरा। और पड़ोसी देखेगा तो पड़ोसी सही होगा, मैं देखूंगा तो मैं सही हूंगा। तो मैं तो आपको केवल दिखाने आया हूं, यहाँ पर मैं वो गलतियां बताने आया हूं जिन गलतियों को हमने ठीक करना है, और जिन गलतियों को हमने अपने बच्चों के साथ ठीक करना है, जिन गलतियों को स्कूल में ठीक करना है, और जिन गलतियों को पूरे समाज में ठीक करना है। आप देखेंगे हमारे बच्चे वैसे ही हो जाएंगे जैसा अर्जुन था, क्योंकि अर्जुन के अंदर विवेक को बढ़ाया गया। मुझे बताओ, पहले विज्ञान आएगा कि विवेक आएगा? मुझे बताओ, पहले विज्ञान आएगा कि विवेक आएगा? राइट इन द चैट बॉक्स। पहले विज्ञान आएगा कि पहले विवेक आएगा? क्या आएगा? विवेक आएगा कि विज्ञान आएगा? पहले विज्ञान की पहले विवेक। तुम्हारे स्कूलों में क्या हुआ? तुम्हारे स्कूलों में किसी ने विवेक की चिंता की या विज्ञान दे दिया सीधे? कोई चिंता कर रहा है विवेक आएगा कि विज्ञान आएगा? विवेक दिए बिना विज्ञान दे दिया जा रहा है। और ऐसा विज्ञान जिसकी धरा पर विवेक नहीं होगा, वो ओसामा बिन लादेन पैदा करेगा। ऐसा विज्ञान जिसकी धरा पर विवेक नहीं होगा, वो ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड तैयार करेगा। ऐसा विवेक जिसकी धरा पे विज्ञान नहीं होगा, वो ऐसे ही परमाणु बम तैयार करेगा। और ऐसा विवेक जिसकी धरा पर जैसा विज्ञान जिसकी धरा पर विवेक होगा, वो अब्दुल कलाम तैयार करेगा। तो माय डियर, आपको कौन तैयार कर रहे हैं? अब्दुल कलाम तैयार करने या उसामा बिन लादेन तैयार करने? अगर अब्दुल कलाम तैयार करने तो उनके मां बाप को पहले विवेक देना पड़ा था। आप चाहते हो कि आपका बच्चा कृष्ण हो जाए? अरे आपका बच्चा कृष्ण तभी तो होगा जब तुम यशोदा हो जाओगे। आपका बच्चा, आप चाहते हो कि न्यूटन हो जाए, न्यूटन होने के लिए न्यूटन की मां बनना पड़ेगा। आप चाहते हो आपका बच्चा एडिसन बन जाए, तो आपको उससे पहले उसकी मां और उसके बाप बनना पड़ेगा, उसको स्कूल बनना पड़ेगा। अब वो बनना नहीं चाहते। नहीं नहीं, वो मुझे कहां बनना भाई साहब, मेरे बच्चे को न्यूटन बना दो, मेरे बच्चे को आइंस्टीन बना दो, मेरे बच्चे को जो बनाना हो बना दो, मैं कुछ नहीं बनना, मैं तो ठीक। हो नहीं सकता। कितने लोग अग्री कर रहे हैं अभी तक की बात से? राइट ए इन द चैट बॉक्स में। पानी पी लूं थोड़ा सा। राइट ए इन द चैट बॉक्स अगर मेरी अभी की बात हो सकती है, अपने अग्री किया। मैं कोई भाषण देने आया नहीं हूं, और भाषण देना मेरा काम नहीं है, और भाषण देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं तो रुक के देखा, और मुझे रुक के दिखा कि बहुत सी गड़बड़ियां चल रही हैं, और ये गड़बड़ियां ठीक करनी ही पड़ेंगी अगर हमको भारत को विश्वगुरु बनाना है। अगर हम भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करेंगे तो भारतीयों को विश्वगुरु बनाना पड़ेगा। तो गुरु मतलब क्या? क्या बोला? नोट करिए, पेन एंड पेपर होगा आपके पास। गुरु का मतलब क्या? आप फिर समझिए, गुरु का मतलब क्या? अगर गुरु का मतलब, अगर हमने गुरु भारतीयों को नहीं बना पाया तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? भाषण देने से बनेगा? स्पीच देने से बनेगा? नहीं बनेगा ना। भारतीयों को गुरु बनाने से बनेगा। अग्री डिसअग्री? क्या होता है गुरु का मतलब, पता है क्या? तो देखो, गुरु का मतलब क्या?
गु मतलब अंधेरा, रू मतलब उजाला। मतलब जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए वो कौन है? गुरु। क्या बोला? जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए वो कौन है? गुरु। गलत। अंधेरे की ओर से उजाले की ओर ले जाने वाला गुरु नहीं होता। जो आपके अंधेरे को दिखा दे वो गुरु होता है, क्योंकि अंधेरे में कोई रह नहीं सकता। हम अंधेरे में केवल तब तक रह सकते हैं जब तक हमें अंधेरा ना दिखे। अगर मुझे अंधेरा दिख गया तो मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। मुझे गंदगी दिख गई तो मैं गंदगी में नहीं रह सकता। मैं गंदगी में केवल तब तक रह सकता हूं जब तक मुझे गंदगी दिख ना जाए। तो गुरु मतलब कौन? गुरु मतलब जो तुम्हें तुम्हारी गंदगियों को दिखा दे, और दिखा दे तो तुम उजेली की तरफ अपने आप चल दोगे। कृष्ण यही करते हैं। कृष्ण कभी भी अर्जुन को ये नहीं बताते कि तुम कहां गंदे हो, वो अर्जुन से कहते देख लो तुम्हारे अंदर कहां गंदगी है। वो देखने की बात करते कि देख लो अपने अंदर कहां गंदगी है, और यही सही रास्ता होगा। जब अंतिम जो गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश था वो क्या था? गौतम बुद्ध जब अंतिम दिन बैठे थे, उनको पता था मुझे जाना है, उनके साथ उनके शिष्य थे, उसमें से एक उनका प्रमुख शिष्य आनंद था। उसने पूछा गौतम जी आप चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? बुद्ध जी आप चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? तो बुद्ध के जीवन का जो सबसे बड़ा संदेश था वो सबसे आखिरी था। क्या? उन्होंने बोला अपदीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। गुरु वो नहीं है जो तुमको आपकी टार्च की रोशनी में चलाए कि देखो टार्च की रोशनी है यहां चलो, और आपने बच्चे को टार्च की रोशनी में चलाना शुरू किया, आपने कहा मैं महान, मेरी टार्च की रोशनी में चलो ना। जब तक आपने उसके हाथ में टॉर्च न पकड़ा दी तब तक आप सही और गलत के बीच की पहचान उसको नहीं करा पाए। अगले 9 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि उसके हाथ में उसकी टॉर्च आ जाए। उसके हाथ में अगर उसकी टॉर्च आ जाए तो किसी और को टॉर्च दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को असली गुरु करेंगे, कहेंगे जो गुरु गुरु को पैदा कर दे। गुरु हमेशा गुरु बनाता है, चेला हमेशा चेला बनाता है। गुरु कभी चेला बना नहीं सकता और चेला कभी गुरु बना नहीं सकता। तो स्कूलों में हम लोगों ने टॉर्च पकड़ ली बच्चों को आगे चलाने की, और वो चेले थे, चेले लोगों को टॉर्च में आगे चलाते हैं क्योंकि उनकी भी टॉर्च अपनी नहीं होती, और जिंदगी भर लोग टॉर्चों में पड़े रहते हैं, और जिंदगी भर लोगों को इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, मम्मी क्या सही मम्मी क्या गलत, मम्मी क्या सही मम्मी क्या गलत। सही और गलत की पहचान बच्चों को करानी है। एक आखिरी बात के साथ मैं इस सेशन को शुरू करना चाहता हूं। हमने 10 मिनट ले लिए अपने इंट्रोडक्शन में। एक आखिरी बात के साथ, कोई भी चीज इस दुनिया में आती है, अगर मेरे जीवन में आई है तो मेरे जीवन में परिवर्तन वो लेके आएगी, और अगर वो मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आ रही है इसका मतलब वो चीज किसी मूल्य की नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पानी की बोतल, इस पानी की बोतल के आने से पहले मेरी जिंदगी कुछ और थी, और इस बोतल के आने के बाद मेरी जिंदगी अगर वैसी ही रही जैसे पहले थी, इसका मतलब इस बोतल की कोई वैल्यू नहीं। अगर मैं बोलूं इस कोट के आने से पहले मेरी जिंदगी जैसी थी, इस कोट के आने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, वैसी नहीं रह सकती। अगर मेरी जिंदगी वैसी ही है इसका मतलब कोट की कोई कीमत नहीं है। अगर मेरे मोबाइल के आने से पहले मेरी जिंदगी कुछ और थी, और 2000 के बाद जब मोबाइल आ गया मेरी जिंदगी कुछ और हो गई। अगर मेरी जिंदगी आज भी 1999 से पहले वाली हो जाए इसका मतलब मोबाइल की कोई कीमत नहीं है। तो आज की ये जो क्लास है, इस क्लास के बाद आज की क्लास के बाद अगर आपकी पेरेंटिंग रीसेट ना हो पाई, अगर आपकी पेरेंटिंग वैसी ही रह गई जैसे आपकी पेरेंटिंग पहले थी, इसका मतलब आज की क्लास से आपने कुछ भी नहीं लिया। इसके बाद आपकी पेरेंटिंग 2.0 दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिखी आपके अंदर इसका मतलब ये पूरी क्लास आपने केवल सुन ली, आपने सुनी इस क्लास से और उस क्लास से आपने निकाल दी। राइट? अगर किसी को आवाज की प्रॉब्लम है तो मेरी तरफ से आवाज पूरी है, आप अपनी आवाज बढ़ा लीजिए साइड से। राइट? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अरे यार एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं अपने बच्चे मुझे 9 दिन के लिए दे दो। कोई आएगा बोलने लगेगा तुम अपने बच्चे दे दोगे, न जानोगे पहचानोगे नहीं, उसे एक बार भी नहीं पूछोगे तुम कौन हो। मैंने भी पूछा था आप लोगों से, इनमें से कितने लोग मुझे जानते? तो कुछ लोग थे जो मेरे पेरेंटिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत से पेरेंटिंग प्रोग्राम चलते हैं। कुछ है जो मेरे यूथ गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, वो लोग थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे रिलेटिव्स थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो मुझे नहीं जानते थे। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरे ऊपर ये ट्रस्ट क्यों दे रहे हैं आप? तो एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मैं कौन हूं। उससे पहले मैं जानना चाहता हूं आप कौन है। अपना नेम, अपना सिटी, अपना स्टेट, प्लीज ये 3 चीजें टाइप कर दीजिए ताकि मैं जानूं आप कहां से हैं। अपना सिटी, अपना नेम, अपना स्टेट, ये 3 चीजें प्लीज टाइप कर दीजिए। फिर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अपना दे दूं, फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपना सिटी, अपना नेम, अपना स्टेट। सिटी नेम स्टेट एक लाइन में लिखिएगा, ठीक है? मैं शायद सबके नाम ना पढ़ पाऊं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, दिखेगा कौन लोग कहां से आ रहा है। ग्रेट। ओ वाह, कुछ लोग मोहम्मदी से भी है। मोहम्मदी इज माय होम टाउन। सम पीपल आर फ्रॉम मोहम्मदी आल्सो। ऐसे कुछ दिल्ली से हैं, कुछ मां से हैं, कुछ गुजरात से हैं। सो लाइक इट्स होल इंडिया, पूरे इंडिया भर से लोग हैं। दैट्स ग्रेट। और इस समय हमारे पास 5600 लोग हैं इस मीटिंग में। 5600 लोग हैं इस समय, और ये 5600 लोग इस बात के गवाह हैं कि लोग चाहते हैं कि बदलें। और एक मैं आपसे चाहता हूं, अनुरोध है,
आज ये पहला सेशन है और दूसरा सेशन हमारा शुरू होगा परसों मंडे को। हमारा पहला सेशन शुरू होगा मंडे तक। इस मैसेज को, फॉरवर्डिंग मैसेज को इतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा कि इस सेशन में 5600 नहीं 56,000 बच्चे आने चाहिए। और ये 56,000 बच्चे अगर आएंगे तभी हमारा भारत कुछ बदलेगा। ये आपके अकेले बच्चे के बदलने से बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन सब कुछ नहीं बदलेगा। हमको सब कुछ बदलना है। इसकी मैं कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूं, एक भी पैसा इसकी फीस नहीं ले रहा हूं। अगर एक भी बंदा आपकी जान पहचान का है जो 18 से 11 साल के बीच में जिसका बच्चा है, उसके मोबाइल में यह मैसेज होना चाहिए कि एक समर कैंप चल रहा है। ये वाली रिकॉर्डिंग हम उसको दे देंगे, वो देख लेगा। आगे के सेशन जो है उसमें बच्चों का आना बहुत जरूरी है। एक एक बच्चे को, यहां पर 5600 लोग हैं अभी हमारे पास, एक एक आदमी कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 लोगों को भेजो अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने घर के व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आने दो लोगों को, आने दो बच्चों को, जगाना है हमको, बच्चों को हिला देना है, बच्चों को प्रश्न पूछ के। चलो आओ शुरू करते हैं। मेरे बारे में थोड़ा सा कि मैं कौन हूं। तो सी माय नेम इज सनी गुप्ता। मेरा नाम है सनी गुप्ता और मैं आता हूं यूपी के एक बहुत छोटे से शहर लखीमपुर खीरी से। आई कम फ्रॉम मोहम्मदी लखीमपुर खीरी एंड बेसिकली आई एम स्कूल डायरेक्टर। मैं एक स्कूल चलाता हूं। ये सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल है। और एक स्कूल की जर्नी जो हमारी है, ये आज से लगभग 21 साल पहले शुरू हुई थी। मैं 21 साल से स्कूलिंग में हूँ, 21 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है स्कूल में। और मैं देख रहा हूं हर अगले साल, बात समझना मेरी बात को, जागरूक है ना, जागरूक होंगे तो देखोगे। अब मैं देख रहा हूं कि मैं 20वें साल, पहले 20वें साल, अगर मान लीजिए मैं कोको कोला कंपनी हूं, एग्जाम्पल कर दो, मैं कोको कोला कंपनी हूं और मैं 20 साल से लगातार कोको कोला बना रहा हूं, तो हर अगले साल मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा? धीमे धीमे मेरे प्रोडक्ट में और क्वालिटी आई जाएगी। मान लीजिए ये मैं रिमोट बना रहा हूं और 20 साल से लगातार बना रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, क्या कहूं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं आंख बंद के बना सकता हूं, है ना, मैं कहूंगा ना, मैं इतना एक्सपीरियंस हो चुका हूं। लेकिन भाई साहब सच्चाई पता क्या है? सच्चाई ये है कि जो 20 साल पहले मैंने बच्चा निकाला, 19 साल वाला बच्चा उससे खराब था। 18वें साल जो बच्चा निकाला वो 20वें साल से खराब था। 17वें साल जो बच्चा निकाला वो 20वें साल से खराब था। और जो मैं 15वें साल बच्चा निकाला वो 16 साल से खराब था। और आज जो बच्चा निकाल रहा हूं उससे खराब है। इसका मतलब हर अगले साल हमारे बच्चे की क्वालिटी गिरती चली जा रही है। एज ए स्कूल मैं बोल रहा हूं, आई एम सेइंग एज ए स्कूल, एज ए स्कूल, कि हमारे बच्चे की क्वालिटी, आचरण की क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है मैथ्स में वो ज्यादा अच्छा हो पहले से, साइंस में वो पहले से ज्यादा अच्छा हो, लेकिन अगर विवेक नहीं है तो विज्ञान का तुम करोगे क्या? अचार रखोगे विज्ञान का बिना विवेक के? तो हर अगले साल विवेक गिरता चला जा रहा है। क्या ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं? राइट ई, अगर ये चीज आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि हर अगले साल स्कूल चलते चले जा रहे हैं और बच्चों का स्तर गिरता चला जा रहा है, विवेक का स्तर और समझ का स्तर गिरता चला जा रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इस बात को कि मैंने एक्सपीरियंस किया। और जैसे ही मैंने एक्सपीरियंस किया, आई स्टार्टेड वर्किंग समथिंग। मैंने काम करना शुरू किया, काम कर रहा हूं, डेली कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा हूं। लेकिन फिर मैंने देखा है अकेले मेरे करने से कुछ होगा नहीं, लेट्स डू समथिंग। देन आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट, आई स्टार्टेड डूइंग पेरेंटिंग। मैंने पेरेंटिंग शुरू करी। इस समय हमारे पास लगभग 50,000 से ज्यादा पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, 20 कंट्री से ज्यादा के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर मैं बहुत ढेर सारा पेरेंट्स के साथ काम करना शुरू किया कि अब पेरेंट्स के डायरेक्ट साथ डायरेक्ट जुड़े, डायरेक्ट पेरेंट के साथ जुड़े और पेरेंटिंग को ठीक करें ताकि पेरेंट और बच्चे दोनों ठीक हो। फिर हमने देखा एक एज ऐसी है 11 साल से 18 साल जिसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं, ये एक एज ऐसी है जिस एज में पेरेंट्स के हाथ से बच्चा बाहर निकल जाता है। अब पेरेंट की वो सुनना नहीं चाहता तो सुनेगा कैसे? देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद यूथ, आई स्टार्टेड बिकमिंग यूथ मेंटर। और मैं यूथ के साथ बहुत काम करता हूं, बहुत काम करता हूं मैं यूथ के साथ। 11 से 18 साल के साथ अलग करता हूं, 18 प्लस के साथ अलग करता हूं, 25 प्लस के साथ अलग करता हूं, और 1 से 10 साल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ बहुत काम करता हूं। देन आई सॉ एट एंड कि मैंने कितना भी कुछ कर लूं, वॉट एवर आई डू, बात नहीं बन रही है जब तक मैं ओपन मार्केट में नहीं जाऊं, जैसे आज मैं आया हूं ओपनली। देन आई स्टार्टेड रेजिंग माई वॉइस ओपनली, इन सबसे बाहर निकल के, एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी। मैंने टेडेक्स का स्पीकर भी हूं, आई स्टार्टेड स्पीकिंग एज इन टेडेक्स, जहां कोई मुझे मिला मैंने वहां बोलना शुरू किया। इफ आई शो यू, सो लाइक दीज आर माई सेशंस, मैं आई कीप ऑन गोइंग एंड आई कीप ऑन टेकिंग सेशंस, कभी टीचर्स के, कभी प्रिंसिपल से, कभी बच्चों के, आई कीप ऑन टेकिंग, दीज आर ऑल माई सेशंस व्हिच आई कीप टेकिंग। इफ आई से यू कि आई रन यूथ गुरुकुल, यूथ गुरुकुल है, इसमें बच्चों की बात करता हूं, इसमें बच्चों को कंटेंट देता हूं, बच्चों से वीडियो सेशंस करता हूं, 1-to-1 सेशंस करता हूं, ऑफिसेज में भी आते हैं। फॉर दैट मैटर अगर मैं बोलूं मैं किस किस चीज पे काम करता हूं, मैंने बोला ना जानना चाहिए किस किस चीज में मैं काम करता हूं। फर्स्ट ऑफ आई वर्क, कैसे हम बच्चे को पुअर से ब्रिलियंट बना सकते हैं, क्या उसके पीछे की साइंसेज होती हैं। आई वर्क ऑन कि कैसे बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आई वर्क ऑन कि कैसे आपके और बच्चे के बीच के झगड़े खत्म हो सकते हैं। आई वर्क ऑन कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक बात है, बट क्यों नहीं लगता, उसके पीछे के सीक्रेट्स क्या है, कैसे पता चलेंगे। देन आई कीप ऑन वर्किंग ऑन कौन से वो तरीके हैं जिनको लगाने से आपका बच्चा अच्छा हो सकता है, पढ़ाई में बच्चे बढ़िया हो सकता है, कौन से वो प्रूवन वेज हैं। देन आई वर्क ऑन कि अपने टीम बच्चे से बात कैसे करें। आप जितनी अपने टीम बच्चे से बात करते हैं उतनी ही बात खराब होती है, और बात तो यहां तक आ गई कि टीम बच्चा आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता, सुनता ही नहीं।
देन व्हाट, अपने एंगर को कैसे शांत करें, आई वर्क ऑन दिस, देन आई कीप ऑन वर्किंग, कैसे बच्चे से राइट क्वेश्चंस पूछें, कैसे बच्चे से राइट क्वेश्चंस पूछे जाएं, देन आई कीप ऑन वर्किंग, बच्चे को बिना गुस्से के हेल्दी खाना कैसे खिलाया जाए, देन आई कीप ऑन वर्किंग ऑन कि अपने बच्चे को हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड कैसे रेस किया जाए, देन आई कीप ऑन वर्किंग ऑन निगेटिव चाइल्ड को एक हैप्पी चाइल्ड कैसे बनाया जाए, देन आई कीप ऑन वर्किंग कि अपने बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे जाना जाए, कौन सा बच्चा कैसा है, हर एक बच्चा अलग है, कैसे सबकी साइकोलॉजी को जाना जाए, देन आई कीप ऑन वर्किंग बच्चे का इनर टैलेंट कैसे ढूंढा जाए, कैसे बच्चे का स्वधर्मा, कृष्ण कहते हैं स्वधर्मा, उस स्वधर्मा को कैसे ढूंढा जाए ताकि बच्चा कर्मयोगी बन सके, देन आई कीप ऑन वर्किंग कि आपका बच्चा अभी किस स्टेज में पता चला जाए, एज तो पता है, स्टेज नहीं पता, कैसे पता किया जाए क्या स्टेज में मेरा बच्चा है, देन आई कीप ऑन वर्किंग बच्चे के लिए समय कैसे निकालें, पेरेंट्स ने समय निकालना बंद कर दिया या समय निकालने की स्किल खत्म हो गई, देन वी आई वर्क ऑन वरीड पेरेंट टू हैप्पी पेरेंट्स। क्या लगता है आपको, एक पेरेंट को ये सब सीखना चाहिए कि नहीं, ये सुनो, क्या ये सब सीखे बिना हम एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं, ये सुनो, ये सुनो, आप मुझे बताओ, एक कार चलाना सीखते हो, मोबाइल चलाना सीखते हो, बच्चा चलाना नहीं सीखोगे, बच्चा चलाना नहीं सीखोगे, नहीं सीखोगे बच्चा चलाना, ऐसे चल जाएगा बच्चा आपका, ये तो गलत बात है। और कैसा चल रहा है आप देख रहे हो, कैसा चल रहा है आप देख रहे हो, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, कैसा चल रहा है देख रहे हो, और ऐसा नहीं है कि इसको आप सीख नहीं सकते हो, लेकिन जो आदमी ये समझता है कि मैं परफेक्ट हूं, उसको कुछ और सिखाया नहीं जा सकता, फिर उसको 20 साल के बाद पता चलता है कि गलती तो हो गई, अब क्या करें। तो मैं उन पेरेंट्स से जो 1 से 10 साल के हैं उनसे कह रहा हूं प्लीज इसको जरूर सीख लीजिएगा, मुझसे जरूर सीख लीजिएगा, जिनके बच्चे 1 से 10 साल के हैं और जिनके 11 से 18 साल के हैं, उनके लिए इससे आगे की भी चीजें सीखनी पड़ेगी, हमको हमको साथ साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अकेले से बच्चे संभलने वाले नहीं हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो मुझे इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो हम बच्चों के साथ काम करेंगे, आपके भी साथ काम करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, ये कोई एंड नहीं है। तो शुरू करते हैं, लाइक दिस इज माई टेडेक्स, ये मुझे टेडेक्स में मैं भी गया था, आई वेंट ऑन टेडेक्स, टेडेक्स आप जानते होंगे, सो आई स्पोक ऑन टेडेक्स, दीज आर सम अवार्ड्स जो मुझे मिले हैं इस पूरी जर्नी को पूरा करने के लिए, एंड नाउ टुडे आई एम देयर स्टार्टिंग बाल गीता समर कैंप फॉर एवरी इंडियन टीम्स, दैट्स टू कंप्लीटली फ्री। तो बात करते हैं, इसको शुरू करते हैं इस बात से कि आखिर हमारे बच्चे क्यों मुझे नहीं सुनते, क्या ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है, यस या नो, कि मेरे बच्चे मेरी क्यों नहीं सुनते, क्या कॉमन एरर्स हम करते हैं और किन कॉमन एरर्स को हमें बंद कर देना चाहिए, हम अगले 1 घंटे में जानेंगे। अगला 1 घंटा हम लेंगे आपसे, 1.5 घंटे का सेशन था ये, अगला 1 घंटा हम आपसे लेंगे इस बात को जानने के लिए कि आखिर क्यों मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। क्या ये जानना चाहेंगे, रिवील करना चाहेंगे आज, जानना चाहेंगे, आई राइट आर, अगर आप चाहते हैं इसको रिवील होना चाहिए आज, इट शुड बी रिवील टुडे, राइट राइट आर इन द चैट बॉक्स, अगर आप चाहते हैं ये रिवील्ड हो जाना चाहिए आज, इसके पीछे की कारण मुझे पता होने चाहिए। तो मेरी बात को बहुत समझ से समझना, आज के वीडियो ने, आज के इस सेशन ने अगर आपकी आंखें न खोली, अगर आपकी आंखें न खोली, तो फिर आपकी आंखें ऐसी बंद हैं, आपकी आंखें ऐसी बंद हैं कि आपको थोड़े और लंबे झटके चाहिए, कुछ लोग होते हैं ना बिजली के झटके चाहिए, और कुछ लोगों को छोटे छोटे झटके से ही काम चल जाता है। तो मैं चाहता हूं मैं इतने बड़े आपको झटके देना आज कि आपकी आंखें खुल जाए, उसके बाद भी ना खुले तो फिर झकझोरना पड़ेगा, वो एक अलग स्टेज हो जाएगी। तो पहली बात क्या, हम अपनी जीवन में, मुझे बताइएगा पहला सही कि दूसरा सही, पहला सही कि दूसरा सही, हम अपनी जीवन में समस्याओं से परेशान हैं, पहला ऑप्शन है ये, हम अपने जीवन में समस्याओं से परेशान हैं या हम अपने जीवन में समस्याओं के समाधान न मिलने से परेशान हैं, पहला कि दूसरा, हम अपने जीवन में समस्याओं से परेशान हैं या दूसरा हम अपने जीवन में समस्याओं के समाधान न मिल पाने के कारण परेशान है, दूसरा। और माय डियर, अगर किसी से भी पूछोगे तो बोलेगा मैं समस्या से परेशान हूं, मैं किससे परेशान हूं, समस्या से। अब तुम जब समस्या से परेशान हो गए तो क्या परेशान होकर के तुम समाधान ढूंढ सकते हो, हाँ या ना, मैंने क्या पूछा, आप अगर मैंने क्या बोला, परेशानी किस बात की, समस्या का समाधान नहीं है, अगर तुम समस्या देख के परेशान हो गए तो क्या तुम समाधान ढूंढ सकते हो, नहीं ना। तो पहली बात तो हमको सीखना पड़ेगा कि समस्या को देख करके समस्या से परेशान कैसे नहीं हुआ जाता है, क्योंकि अगर एक पेशेंट को देख करके एक डॉक्टर ही बेहोश हो गया, एक पेशेंट को देख के एक डॉक्टर बेहोश हो गया, तो इलाज किसका करोगे, पेशेंट का कि डॉक्टर का। अब बोलोगे डॉक्टर का इलाज करें, तुम्हारा बच्चा जरा सी परेशानी लेके आ जाए और तुम गुस्सा, तुम्हारा बच्चा जरा सी परेशानी लेकर के आए तुम्हारा टेम्पर हाई, तुम्हारा बच्चा जरा सी परेशानी लेकर के आए तुम उससे परेशान, तुम्हारा बच्चा जरा सी जिद करके आए तुम उससे बड़े जिद्दी, तुम्हारा बच्चा जरा सा निगेटिव होके आए तुम उससे बड़े निगेटिव, होता है कि नहीं होता। तो मुझे बताओ, जब तुम्हारी परेशानी बच्चे की परेशानी से बड़ी है तो तुम बच्चे का समाधान कर पाओगे क्या, यस या नो।
जब तुम्हारी परेशानी बच्चे की परेशानी से बड़ी है तो क्या तुम बच्चे का समाधान कर पाओगे, यस या नो? बच्चा परेशान हो के आया तो मुझसे ज्यादा परेशान, बच्चा गुस्सा हो के आया तो मुझसे ज्यादा गुस्सा, बच्चा जिद्दी हो के आया तो मुझसे ज्यादा जिद्दी, बच्चा निगेटिव हो के आया तो मुझसे ज्यादा निगेटिव नहीं हो सकते। लास्ट में आज सेशन का लास्ट इसी बात पे होगा कि हम कैसे गुस्सा ना हो, यहीं पर हम खत्म करेंगे। और उम्मीद है आज के बाद आपको गुस्सा थोड़ी कम आएगी। उम्मीद है मुझे कि आज आपकी गुस्सा को मैं थोड़ा बहुत कम करके जाऊंगा। अंत यहीं से होने वाला है। शुरुआत कहां से होगी कि समस्या का समाधान। अब किसी भी कागज पेन उठा के लिखते रहना, नोट्स बनाना। जो नोट्स नहीं बनाओगे सब भूल जाओगे। नोट्स बना लेना, हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे लेकिन फिर भी नोट्स बना लेना। क्यों नोट्स बना लेना? आइंस्टीन जो दुनिया का सबसे होशियार आदमी, जो सबसे बुद्धिमान आदमी आज तक भारतीय इतिहास में, मतलब दुनिया के इतिहास में जो पैदा हुआ, सबसे होशियार आदमी आइंस्टीन। और वो उसने कहा था कि दुनिया का जो सबसे तेज ब्रेन है उससे भी ज्यादा तेज है एक टूटी पेंसिल। एक टूटी पेंसिल अगर ना मिले तो फिर आइंस्टीन ने अगर ना लिखी होती राइट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो तुमको कैसे पता चलती? लिख लेना, वरना आरती हो जाएगी तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा, मेरा मुझको मिल जाएगा। लिखो। क्या लिखने की बात मैं कह रहा हूं? समस्या का समाधान समझने का मतलब क्या? समस्या का समाधान समझने का मतलब, कृष्ण कहते हैं अगर किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो उसको आदि से अंत तक देख लेना। क्या बोला? अगर किसी चीज का समाधान चाहिए तो वो चीज जब पैदा हुई है और जहां पर वो आज की स्थिति में है, एंड की स्थिति में है, इसको अगर देख लोगे आपको समाधान मिल जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। समाधान का मतलब क्या हुआ? समाधान का मतलब हुआ कोई चीज कैसे चल रही है उसके पीछे के नियम को जान लेना। क्या बोला मैंने? किसी चीज का समाधान ढूंढने का मतलब कोई चीज क्यों हो रही है उसके पीछे के नियमों को जान लेना। मुझे बताओ, वैज्ञानिक नियम बनाते हैं, नंबर एक, शायद दो दो ऑप्शन दे लिखिएगा। वैज्ञानिक नियम बनाते हैं कि वैज्ञानिक नियम ढूंढते हैं? वैज्ञानिक नियम बनाते हैं कि वैज्ञानिक नियम पता लगाते हैं, नंबर वन की नंबर टू? वैज्ञानिक नियम बनाते हैं या वैज्ञानिक नियम पता लगा लेते हैं, पहला की दूसरा? वैज्ञानिक नियम बनाते हैं कि वैज्ञानिक नियम पता लगा लेते हैं? पता लगा लेते हैं। ग्रेविटी को ढूंढना नहीं, ग्रेविटी कैसे काम कर रही है ये पता लगा लेना। और किसी भी चीज का बेस्ट समाधान होगा उस चीज के सारे नियमों को जान लेना कि वो क्यों हो रही है। जितना खराब मेरा क्यों जानना होगा उतना ही खराब मेरा समाधान होगा। जितना ही अच्छा मेरा क्यों जानना होगा, ये चीज क्यों हो रही है, उतना ही अच्छा मेरा समाधान होगा। राइट? इफ यू अग्री। अगर इतनी छोटी सी बात में समझा पाया आपको तो, जिस चीज का समाधान आपको नहीं मिल रहा है इसका मतलब उस चीज के होने के कारणों का सही पता आपको नहीं चल रहा है। किसी भी चीज के होने के कारणों का अगर सही पता चल जाए तो उस चीज का सही समाधान हमको मिल जाए। अग्री डिसअग्री? सो इसको मैं बोलता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना। क्या सिखाना? प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना। इसको मैं सिखाता हूं जब बच्चों को ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे बताना पहला वाला ठीक है कि नहीं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का बढ़िया से बढ़िया सोल्यूशन ढूंढ लेना, यस नो? ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का अच्छे से अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लेना, यस नो? यस नो? यस नो? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का अच्छे से अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लेना, यस नो? नो माय डियर, नहीं होता, नहीं होता। और यही मेरी गलती है। लिखो पेन पेपर पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी चीज का बेहतर से बेहतर सोल्यूशन ढूंढ लेना, नहीं होता। ढूंढेंगे तो गलती आएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है किसी भी काम के होने के कारणों का पता लगा लेना। मुझे मान लीजिए अभी मोदी जी फोन करें और मोदी जी कहें सनी सर मैं तुम्हें कश्मीर मामलों का मंत्री बना दे रहा हूं, जाओ और कश्मीर के मामले को सॉल्व करो। मैं जाऊं तो मैं पहले क्या करूं? ऑप्शन वन ऑप्शन टू, मैं दो काम करूं। पहला मैं सोल्यूशन ढूंढूं या पहला मैं कारण ढूंढूं कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पहला की दूसरा, पहला की दूसरा। सोल्यूशन ढूंढूं कि कारण ढूंढूं, पहला की दूसरा, दूसरा। अब किसी ने बच्चे ने मुझसे, किसी पेरेंट ने मुझसे नहीं कभी पूछा, हमेशा पेरेंट ने पूछा मुझसे कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मेरे बच्चे से कुछ ऐसा बोल दो, मुझसे कुछ ऐसा बोल दो कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनने लग जाए। ऑप्शन नंबर वन।
मुझे कुछ ऐसा बता दो, मुझसे कुछ ऐसा बोल दो, मुझे कुछ ऐसा समझा दो, मेरे बच्चे को कुछ ऐसा समझा दो कि मेरे बच्चे मेरी बात सुनने लग जाए। नंबर टू, ये नंबर वन था। नंबर टू, मुझे मेरा बच्चा क्यों नहीं समझ में आता, मेरा बच्चा क्यों नहीं समझता, वो सारे कारण बता दो। कौन सा ठीक? करेक्ट। कारण पता चल जाएगा तो निवारण पता चल जाएगा, कारण के बाद निवारण, कारण के बाद निवारण। गीता में अर्जुन ने, कृष्ण ने केवल एक ही चीज पे बात की, सारे कारणों पे बात हुई। हर चीज के कारण के अंदर के कारण के अंदर के कारण, कारण के अंदर, एक क्वेश्चन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से 10वां, 700 तो कारण। तब जाके बुद्धि खुल गई। बुद्धि के खुलने का मतलब उस पे प्रश्नों का वार करना है। कहते हैं प्रश्न ही कृष्ण हैं। तो पहली गलती जो हमने करी अपने बच्चों के साथ, पहली गलती जो हमने बच्चों के साथ करी, बच्चों के प्रश्नों को दबा दिया। मेरा बच्चा, प्रश्न नोट करना क्या क्या गलतियां मैं बता रहा हूं, सारी गलतियों को ठीक करेंगे, एक भी गलतियों को छोड़ेंगे नहीं, सारी गलतियों को ठीक करेंगे। पहली, सबसे पहली चीज, बच्चा जब पैदा हुआ था तो हर एक चीज आपसे पूछता था। क्या पूछता था? मम्मी तारा क्यों निकलता, मम्मी चांद क्यों निकलता, मम्मी पेन क्यों गिरता, मम्मी चाय क्यों बनती, मम्मी रंग काला क्यों होता, मम्मी रंग सफेद क्यों होता। क्यों? क्योंकि बच्चा हर चीज के पीछे के नियमों को समझना चाहता था। ईश्वर ने बच्चे को क्रिएटिव मोड में ही भेजा था। वो कह रहा था मुझे हर चीज के पीछे के नियम बता दो, और जिस जिस चीज के पीछे के नियम को मुझे बता दोगे, मैं कभी भी उस नियम से गलत नहीं करूंगा। आपने कहा नहीं, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मालिक तू नौकर। दूसरा, मैं मालिक तू नौकर, मैं तू गुलाम, मैं बॉस। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दूं नहीं, मेरे पैर छुओ, मेरे पैर छुओ, तेरी तेरी स्थान मेरे चरणों में, मेरे पैर छुओ। पूरे स्कूलिंग सिस्टम में पैर छुआने के चक्कर में प्रश्नों को दबा दिया गया, क्योंकि प्रश्न, हमारे स्कूल, हमारे घर में जो बच्चा ज्यादा प्रश्न कर ले उसको उतना ही ज्यादा हमने अनुशासनहीन मान लिया। जिसके मन में प्रश्न ना आए उनके मन में कृष्ण ना आए। क्या बोला? जिसके मन में प्रश्न ना आए उसके मन में कृष्ण ना आए। जिसके मन में प्रश्न आया उसके मन में कृष्ण आया। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, अर्जुन के मन में कृष्ण आया। जिसके मन में, कहते हैं प्रश्न ही कृष्ण है। आपने बच्चे के प्रश्नों को दबा दिया। अरे एप्पल गिरते किसने नहीं देखा था भाई? 1 लाख लोगों ने देखा, लाख सालों से देखा। एक ने देख लिया उसको एक प्रश्न के साथ, तो उसने ग्रेविटी खोज दी। किसने पानी को उबलते हुए कभी नहीं देखा था? लाखों ने देखा। जिसने एक प्रश्न के साथ देख लिया उसने स्टीम इंजन बना दिया। हजारों प्रश्नों की कहानियां हैं। पहली चीज आपने जो गलत किया, आपने अपने बच्चे के प्रश्नों को दबाया, और प्रश्नों को दबाने के कारण आपने इंस्ट्रक्शंस को देना शुरू किया। आपने कहा ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। आपने कृष्ण ही किया। आपने क्या किया? आपने केवल उत्तर ही दिए। अब मुझे बताओ, कोई अगर आदमी आपको सुबह शाम केवल इंस्ट्रक्शन दे, मुझे बताना, अगर कोई आदमी सुबह शाम आपको केवल इंस्ट्रक्शन देने लग जाए, तो क्या आपकी बुद्धि थोड़े दिन में चलनी बंद हो जाएगी कि नहीं? यस सुनो, यस सुनो। अगर कोई आपके दिन भर इंस्ट्रक्शन दे, सुबह आपको उठे 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे नहा लो, 7 बजे खाना खा लो, 9 बजे ये कर लो, अब ये सब्जी बना लो, अब ये बना लो, अब ये बना लो, अब ये बना लो, तो क्या आपकी बुद्धि चलनी बंद हो जाएगी कि नहीं? तो क्या आपने अपने बच्चे को सुबह से शाम तक केवल इंस्ट्रक्शंस दिए कि नहीं दिए? अब देखो, एक बच्चा होगा कोई इसमें जो अच्छी अच्छी गालियां दे रहा है। अब ऐसे किसी बच्चे की समझ को अगर विकसित किया होता उसके पेरेंट्स ने, तो क्या ये ऐसा बच्चा गाली देता? और अब इसकी गाली से नाराज कैसे हो सकते हैं हम? क्योंकि इसकी गाली के पीछे तो हम ही खड़े हैं। अब इसकी गाली को सुन के अगर मैं इसको गालियां देने लग जाऊं, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि तुम गलत हो। नहीं, वो गलत नहीं है जो गाली यहां पर दे रहा है। वो कैसे गलत है? उसकी समझ को हम बड़ा नहीं कर पाए। इस गाली से तो मुझे और करुणावान हो जाना चाहिए। इस गाली को सुन के तो मुझे और जाग जाना चाहिए, और मुझे देख लेना चाहिए कि मैंने क्या गलतियां की, कि मेरे सामने आकर मेरी जनरेशन का कोई बच्चा मुझे गालियां देके जा रहा है। ये नाराज होने वाली बात है या जाग जाने वाली बात है? अब आप तो नाराज हो जाओगे। तो अगर पेशेंट को देख करके हम ही नाराज हो गए, उसकी गालियां सुन के हम उसको गालियां सुनाने लगे, तो समझाएगा कौन? कौन समझा पाएगा? इसको कौन समझा पाएगा? आगे कौन समझा पाएगा? पीछे को कौन समझा पाएगा? देखो वो दे रहा है, देता रहेगा। हमको देखना है इसको तो हमने ऐसा बना दिया, आगे जनरेशन को हम ऐसा ना बनाए। तो थिंग सिंपल सी बात हुई। बात को समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जो मैं आपको दे रहा हूं, जो भी मैं आज आपको दे रहा हूं, ये एक प्रपोजल है। क्या है?
ये एक प्रपोजल है, और दुनिया में किसी भी प्रपोजल को, क्या बोला, दुनिया में किसी भी प्रपोजल को कुछ भी करना, उसको मानना नहीं। क्या करना? कभी भी मानना नहीं, दुनिया में किसी भी प्रपोजल को। और यही गलती हमने अपने बच्चे के साथ की है। लिख लेना चैट बॉक्स में, अपने कॉपी में जहां कर रहे हैं। हमने अपने बच्चे से हमेशा कहा है मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, चूंकि मैं तुमसे बड़ा हूं इसीलिए तुम मेरी बात को मान लो, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं। आज आपका बच्चा बोलता है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, और अगर ये हो रहा है तो मुझे बताइएगा यस या नो में। आज आपका बच्चा आपसे बोलता है, बड़ा जब हो गया, आप जब 14 साल का बच्चा हो गया, आपसे बोल रहा है मम्मी तुम मुझे क्या समझाओगी, मम्मी तुम मुझे क्या समझाओगी, तुमको कुछ फुटबॉल के बारे में पता है, तुमको कुछ इसके बारे में पता है। आज आपका बच्चा आपसे बोलता है कि तुमको कुछ पता ही नहीं, और आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। होता है कि नहीं होता? ये सुनो, होता है कि नहीं होता? आपका बच्चा आज आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और बोलता है कि आपको आता ही क्या, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इट्स हैपनिंग? रूट पे जाओ, और रूट पे जाके देखो, जब तुम्हारा बच्चा छोटा था 1 साल का, तब तुमने बच्चे से क्या कहा? तुम मेरी बात इसलिए मानो, नोट करना इस बात को, तुम मेरी बात इसलिए मानो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। मतलब बात को मनवाने का आधार क्या था? मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। करेक्ट? तुम ये काम इसलिए ऐसे करो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। क्या बोले? मुझसे ज्यादा तुमको पता है। टीचर क्या बोलेगा? मुझसे ज्यादा तुमको पता है, मुझसे तुमको ज्यादा पता है, तुम मुझसे बड़े हो गए हो। तो मतलब हमेशा मैंने अपनी, नोट करिएगा बात को, हमेशा मैंने अपनी श्रेष्ठता के आधार पर बच्चे से अपनी बात मनवानी चाहिए, कि कैसे हम श्रेष्ठ हैं इसलिए मेरी बात मान लो। और जिन जिन आधारों पर आप श्रेष्ठ थे, जिन जिन आधारों पे आप श्रेष्ठ थे, उन आधारों पे आज आपका बच्चा आपसे ज्यादा जानता है। मोबाइल वो आपसे ज्यादा चला लेता है, समाज वो आपसे ज्यादा जानता है, फुटबॉल वो आपसे ज्यादा जानता है, क्रिकेट वो आपसे ज्यादा जानता है। अब वो आपसे कहता है मेरे भैया ये मुझे बताओ, बड़े होने की यही तो परिभाषा है कि जो मुझसे छोटा है उसकी बात सुनो मत, जो मुझसे छोटा है उसकी बात सुनो मत, यही तो बड़े होने की परिभाषा है। अब जब मैं तुमसे श्रेष्ठ, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्योंकि बचपन से तुमने बात उसके मनवाई थी इस बात पे कि तुम श्रेष्ठ हो। तुमने इसलिए नहीं मनवाई थी बात कि बात सही है, तुमने बात इसलिए मनवाई थी कि तुम श्रेष्ठ हो। बात समझ में आई? तो आज आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है क्योंकि आपने अपनी श्रेष्ठता खो दी। तो अब करना क्या है? अब कहां से शुरुआत करनी है, और मैं अगले 9 दिन क्या कराने वाला हूं, और आपको आगे क्या करना है, व्हाट यू टू डू। प्रपोजल को मानना कभी नहीं है, क्या करना है? जानना है। बचपन से अगर अपने बच्चे से कोई भी बात आप कह रहे हैं, जैसे ही वो 2 3 4 साल 5 साल का हो रहा है, कोई भी आप बात कह रहे हैं, तो आप बात को मनवाने नहीं जनवाने की प्रक्रिया में कहेंगे कि क्या जान सकता है। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जानने के लिए जांचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जांचना पड़ेगा। करेक्ट? जांचना पड़ेगा ना। और जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जांचने के लिए स्वनिरीक्षण करना होगा। क्या करना पड़ेगा? स्वनिरीक्षण। तो क्या हम अपने बच्चे को चॉइसेस देते हैं कि मेरा बेटा तुम ये करोगे कि ये करोगे? अभी देखा है, मैंने लगातार आपको चॉइसेस दे रहा हूं। मैं कभी भी आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको चॉइसेस दे रहा हूं। तो क्या हम अपने बच्चे को चॉइसेस देते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं? हम अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या अपने बच्चे को समझ देते हैं? अगर किसी को भी डिस्ट्रक्ट करना है, किसी का भी डिस्ट्रक्शन करना है, तो उसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दीजिए। और किसी को भी अगर बुद्धि के रास्ते पे पहुंचाना है, तो उसको चॉइसेस देना शुरू कर दीजिए, उससे प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए। तो अभी क्या हो रहा है? हमको इतनी चीजें पसंद नहीं, इतनी चीजें पसंद नहीं हमको। अंतर देखना, मैंने बोला ना ये क्यों हो रहा है, वाई डोंट दे लिसन मी। हुआ क्या? मैंने कहा देख मैं तो महान, और मैंने जो कहा मुझसे मान लो, मेरे ऊपर क्वेश्चन मत कर देना। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कृष्ण को अर्जुन को समझाना नहीं था, कृष्ण को अर्जुन को जगाना था। क्या करना था? जगाना था, समझाना नहीं था। जब जब आप समझाने की बात करेंगे, तब तब आपको इंस्ट्रक्शंस देना होगा, और जब जब आप जगाने की बात करेंगे, तब तब आपको प्रश्न पूछ के स्वनिरीक्षण करने का मौका देना होगा। लेकिन आप तो मौका देना नहीं चाहते, आप तो कहते मैंने जो कहा वो सही, और मैंने जो कहा वो सही इसलिए तुम मान लो। आप उसको सीधे यहां पर लाना चाहते हो। और ऐसा कोई भी जो सीधे मानने के रास्ते पे जाएगा, वो कल को गलत रास्ते पे चलेगा। ये 100% फैक्ट बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छी संगति में रहें,
हमारे बच्चे अच्छी संगति में रहें कि वो अच्छे बन जाएं, और मेरे बच्चे अगर मेरी बात माने तो फिर ऐसे बच्चे बहुत अच्छे। मुझे एक बात बताओ, अगर साधु के साथ रह के तुम्हारा बच्चा साधु बन जाएगा तो डाकू के साथ रह के तुम्हारा बच्चा डाकू नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो तुम मानने वाला चूंकि बच्चे को बना रहे हो, तो आज वो तुम्हारी बात मान रहा है, कल वो अपने दोस्तों की बात मान रहा है। आज वो दोस्तों की बात मान रहा है, कल हो सकता है वो किसी आतंकवादी की बात मानने लग जाए और किसी पाकिस्तान का जासूस बन जाए। आखिर पाकिस्तान के जासूस अगर हिंदुस्तान में आ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इतना मानने के रास्ते पे हैं कि कोई उनको मनवा दे रहा है ऐसी बुरी बात भी। अगर पाकिस्तान का भी कोई बच्चा आतंकवादी बन जा रहा है, इसका मतलब मानने मनवाने वाले लोग वहां पर इतने स्ट्रांग हैं कि मनवा दे रहे हैं। इसका मतलब जानने की प्रक्रिया को हमने हवा नहीं दी। नहीं, हमने हवा दी क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि मेरा बच्चा मान जाए। और ऐसा मानने वाला बच्चा क्या पानी है कि तुम बोतल में डाल दोगे तो बोतल, और तुम लोटे में डाल दोगे तो लोटा, गिलास में डाल दोगे गिलास, और कटोरी में डाल दोगे तो कटोरी। तो तुमने बच्चा मूर्ख पैदा किया था कि उसकी बुद्धि को बढ़ने नहीं दिया, है ना? ये मूर्खता वाली तो बात लग रही है। लेकिन बचपन से लेके आज तक चूंकि मेरे पेरेंट्स मुझसे मनवाने की बात करते रहे और मानी मैंने बात कभी भी नहीं, तो मुझे लगा एक टीस थी अंदर, क्या? कि मान जाएं। और मानने वाले बच्चे को हमेशा अच्छा बोला गया। मैं जितना अच्छा नहीं बन पाया, मैं अपने बच्चे को उससे अच्छा बना देना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे मेरी पूरी बात मान लें, मेरे बच्चे सारी बात मानते चले जाएं। यही तो चल रहा है। तो मानना नहीं, जानने के रास्ते पे हमको चलना है। वी हैव टू गो ऑन द रास्ते ऑफ जानना। जानना कैसा होगा? स्वनिरीक्षण। यहां पर आपको उसको इवैल्यूएट करने देना होगा। कृष्ण ने इवैल्यूएट करने दिया। दूसरा, एक और बात लिखो, लिखो अपने पास। क्या आप ये गलती तो नहीं कर रहे हो कि आपका बच्चा अगर आपके पास एक प्रश्न पूछने आए, अगर एक प्रश्न पूछने आपका बच्चा आया और आपने कहा, टीचर ने कहा, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, क्या कि बेटा जब कुछ समझ में ना आए ना तो मेरे पास आया करना, और बच्चा आपके पास पूछने आ गया। जिस दिन आपके पास बच्चा सवाल पूछने आया, आपने बहुत मजे से बताया, लेकिन उसी सवाल को अगर दूसरा बार पूछने आया तो आपने क्या कहा? दोबारा पूछने आया तो क्या कहा आपने? अभी तो पूछा था तुमने, चलो अच्छा बता देते हैं। और वही अगर तिबारा पूछने आ गया, तिबारा पूछने आ गए तुम, अभी तो बताया था, सुन नहीं रहे थे तुम ध्यान से। चौथी बार अगर पूछने आ गया, बहुत बदतमीज हो, इतनी बार से तुम क्या कर रहे थे? 4 4 बार पूछोगे मुझसे, अब 5वीं बार अगर पूछने आ गया, बदतमीज कह के ध्यान नहीं देते हो, भागे से। मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी इतनी तथा नहीं है कि तुम 5 बार बच्चे को समझा दो, और बच्चे से उम्मीद करते हो कि तुम 50 बार लगाओ, लेकिन न लगे तो लगाते रहना। तो कृष्ण ने एक ही बात गीता में 700 बार समझाई। 700 बार एक ही श्लोक, एक ही बात को समझाई। कोई दो बातें नहीं समझाई, एक ही बात 700 बार समझाई। अगर आपके पास 700 बार एक ही बात को समझाने की क्षमता है तो आपके बच्चे आपकी सुनेंगे। बस डायरेक्शन सही होना चाहिए, और वो जगाने के क्रम में होना चाहिए, सुलाने के क्रम में नहीं होना चाहिए। अब बहुत सी हम लोग बातें करेंगे इस 9 दिनों में आपके बच्चों से, और आगे आने वाले दिनों में आपसे। यहां पर मैंने छोटी छोटी आपको बात बताई कि कैसे होता है। अब इसके पीछे और हजारों कारण है, अगर उन सब पे जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। समय रहते हम लोग हर एक कारण पे बात करते रहेंगे। बात करते हैं इससे आगे की। क्या इससे आगे की? ग्रेट। समस्या कहां है? देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। करेक्ट? ये एक्सिस हम समझते हैं ना, ये ग्राफ को हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ऐसे ग्राफ्स को, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस का, समझते हैं ना? राइट? ये सिंधी चैट बॉक्स अगर समझ में आता है ना? देखो, ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस है क्या? कंट्रोल बाय पेरेंट। मतलब जितना हम इधर बढ़ेंगे उतना मेरा बच्चा पेरेंट के कंट्रोल में होगा, और इधर क्या बढ़ेंगे, जितना हम इधर बढ़ेंगे उतना मेरा बच्चा खुद के कंट्रोल में होगा। मतलब अगर कोई बच्चा यहां है, इस स्टेज पे है, मतलब टोटल वो सेल्फ के कंट्रोल में है। कोई बच्चा यहां है, मतलब वो पेरेंट के कंट्रोल में है। पेरेंट के कंट्रोल का मतलब संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। मतलब जैसी संगत में रहोगे तुम वैसे ही हो जाओगे, इसीलिए मेरे कंट्रोल में रहो। करेक्ट? क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं तुम किसी और की संगत में रहो, क्योंकि तुम तो बुद्धू हो। तुम बुद्धू हो तो पता नहीं कहां फंस जाओगे। यहां पर बच्चा आ जाने का मतलब, यहां पर बच्चा आ जाने के मतलब, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजम। मैं यहां पर आ गया मतलब मेरे चारों तरफ दारू पीने वाले हो, सिगरेट पीने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहां पर हैं तो आपको दुनिया में कोई बदल नहीं सकता। मुझे बताओ जगह कौन सी अच्छी, एक्स की वाई? कौन सी अच्छी, एक्स की वाई? एक्स अच्छी की वाई अच्छी? कौन सी अच्छी? वाई अच्छी।
हर पेरेंट चाहता है अपने बच्चों को वाई पे पहुंचाना, और इस 11 दिनों में हम वाई पे ही पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हर बच्चे का जन्म एक्स पे ही होता है। कृष्ण का भी जन्म एक्स पे ही हुआ था, बुद्ध का भी जन्म एक्स पे ही हुआ था, आइंस्टीन का भी जन्म एक्स पे ही हुआ था। अगर बाई चांस जिस दिन न्यूटन पैदा हुए थे उसी दिन उनकी मम्मी छोड़ के चली जाती, कोई ना होता, अकेले पड़ा होता, तो कितनी देर सांस लेता, मर ही जाता। यहां पर तो बच्चा कंट्रोल में ही रहेगा मां के, लेकिन वो पैदा कहां होता है, यहां, लेकिन मरता कहां है ये हमारे हाथ में। पैदा तो सभी यहां होते हैं, लेकिन मेरा बच्चा कहां मरेगा, कहां जीवन जिएगा, ये मेरे हाथ में है। इट इज इन माई हैंड। वो यहीं पे पैदा होके यहीं तो नहीं मर जा रहा है। आज मेरे कंट्रोल में, कल दोस्त के कंट्रोल में, परसों किसी के कंट्रोल में, क्या हम उसको इस रास्ते पे बढ़ा रहे हैं? देखो ये रास्ता 3 चरणों में होके जाता है। पहला चरण कौन सा है? पहला चरण मेरा है, अगर आपको ये करना पड़ रहा है, अपने बच्चे को सुनाने के लिए डर दिखाना पड़ रहा है, अपने बच्चे को सुनाने के लिए मारना पड़ रहा है, अपने बच्चे को सुनाने के लिए धमकी देनी पड़ रही है, अपने बच्चे को सुनाने के लिए धक्का देना पड़ रहा है, अपने बच्चे को सुनाने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है, कभी पापा का, कभी मम्मा का, कभी कृष्ण जी का, कभी उसके टीचर का, अगर आपको ये किसी भी काम को करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप एक्स जोन में ही हैं। आपने अभी तक अपने बच्चे को इससे बाहर नहीं निकाला। इसका मतलब आपके जो रास्ते थे उन रास्तों में बुद्धता नहीं थी, उसमें कहीं भी कुशाग्रता नहीं थी, उसमें कहीं भी बच्चे को जगाने की बात नहीं थी, उसमें पूरे के पूरे बच्चे को सुला देने की बात थी। बच्चा सो चुका है। किसके किसके बच्चे यहां पर हैं? राइट वन। किसको लगता है कि उसके बच्चे यहां पर हैं अभी? राइट वन इन द चैट बॉक्स। किसको किसको लगता है कि उसके बच्चे अभी यहां पर हैं? राइट वन इन द चैट बॉक्स। कि आपको इनमें से कोई काम करना पड़ रहा है? राइट वन इन द चैट बॉक्स। जिनके भी बच्चे यहां पर हैं, उसका कारण बच्चे नहीं हैं, उसका कारण या तो हमारे जैसे स्कूल हैं, या तो उसका कारण हमारे जैसे स्कूल हैं, या तो उसका कारण आपके जैसे पेरेंट हैं। अगर मैंने एज ए स्कूल जिम्मेदारी नहीं ली, आपने एज अ पेरेंट जिम्मेदारी नहीं ली, तो हम दुनिया से अगर उम्मीद करते रहेंगे कि वो बदल जाए, तो उससे मैं नहीं बदल सकता। तो मुझको एज अ स्कूल और आपको एज अ पेरेंट जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। राइट आई, अगर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। राइट आई, अगर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। मैंने ली इसीलिए मैं यहां पर आया, आपको लेनी पड़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। राइट आई, अगर जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। ग्रेट, ग्रेट, लेना पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। मैं केवल जगाने आया हूं, आपको समझाने नहीं आया। मैं कुछ समझा नहीं रहा, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मैंने आपको एक भी तरीके नहीं बताया क्या करना क्या नहीं करना। जगाने आया हूं। जगाने के बाद जब आपके अंदर से प्रश्न निकलेंगे तब उत्तर होगा। क्योंकि जगाने तो कृष्ण दुर्योधन को भी गए थे, जगाने तो कृष्ण कर्ण को भी गए थे, और जगाने तो कृष्ण अर्जुन को भी गए थे, तीनों को गए थे। जिसने पलट के प्रश्न पूछ लिया उसको गीता सुना दी गई। कर्ण ने नहीं पूछा, उसको नहीं सुनाएगी। दुर्योधन ने बांधने की कोशिश की, उसको नहीं सुनाएगी। अर्जुन ने एक प्रश्न पलट के पूछ लिया तो पूरी की पूरी देने वाला तैयार खड़ा था। जिस दिन आप मुझसे पलट के प्रश्न पूछ लोगे, मैं ताउम्र आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको बताते रहूंगा। फिर चाहे आप मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, मेरे मिलने वाले के हों, या मेरे न जानने वाले के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा रास्ता क्या? पहला क्या है यहां पर। दूसरा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप यहां से तो बाहर निकल गए हैं, अब कहां पहुंच गए? प्रश्न पे। मतलब अब आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता, लेकिन आपको डांटना नहीं पड़ता। अब आप केवल उससे इतना पूछते हो, बेटा होमवर्क? अरे मम्मी बस, हाँ ठीक है, मैं करने लग रहा हूं। क्या बोला? इशारा, हम्म, बस चालू। मतलब अब डार नहीं, अब मार नहीं, अब धमकी नहीं, अब धक्का नहीं, अब सहारा नहीं, अब केवल एक प्रश्न, बेटा कितना समय हो गया? बस इतनी सी बात काफी है। बेटा क्या बात? इतनी सी बात काफी है। हेलो हीरो, क्या चल रहा है? इतनी सी बात काफी है। क्या हम अपने बच्चे को यहां से यहां ला पा रहे हैं कि नहीं? पहला चरण ये था। दूसरा चरण ये है, अगर मेरा बच्चा यहां नहीं आया तो तीसरे पे नहीं पहुंच सकता। तीसरा क्या है? तीसरा है भाव। मेरा बच्चा इससे कंट्रोल हो रहा है, मेरा बच्चा इससे कंट्रोल हो रहा है, या मेरा बच्चा इससे कंट्रोल हो रहा है। भाव अंदर होंगे। क्या बच्चा अब सेल्फ मोटिवेट हो गया, सेल्फ डायरेक्टेड हो गया, अपने ही भाव से कंट्रोल हो रहा है, या फिर मेरे प्रश्न और इशारों से कंट्रोल हो रहा है, या मेरे डर मार धमकी धक्का सहारा से कंट्रोल हो रहा है? इसकी फोटो खींच के रख लीजिए और अपने आप से प्रश्न पूछ लीजिए। अगर आप अपने बच्चे को यहां लाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। बच्चे के बदलने से पहले आपको बदलना पड़ेगा। आगे चलूं? राइट एन इफ यू वांट मी टू गो नेक्स्ट। हमारे पास आधा घंटा बचा है और आधे घंटे में हमको सब कुछ कवर करना है। राइट एन इफ यू वांट मी टू गो नेक्स्ट। यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। कोई प्रश्न नहीं? लेट्स गो नेक्स्ट, लेट्स गो नेक्स्ट। ग्रेट, चलो शुरू करते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं?
कृष्ण कहते हैं कभी भी कोई भी काम कसम खा के मत करना। क्या कहते हैं? कोई भी काम कभी भी दुनिया में कसम खा के मत करना। मतलब अपने बच्चे से या अपने आप से जिद से कोई काम मत करवाना, ना अपने से करवाना ना किसी से करवाना। प्रण लेके कोई काम मत करना, कोई भी काम कसम खा के मत करना। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कसम टूटती है, मेरी भी टूटी थी, तुम्हारी भी टूटेगी। क्योंकि कृष्ण जब, क्योंकि जिस समय कसम खा रहे हो उस समय की स्थितियां अलग, उस समय की परिस्थितियां अलग। जिस समय तुम कसम का निर्वहन कर रहे हो उस समय की स्थितियां अलग, उस समय की परिस्थितियां अलग। अगर आप कसम खा के काम करोगे तो कसम किसी दिन टूटेगी ही टूटेगी। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेना जरूरी है। आओ इसको समझ लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कैसी आपकी पेरेंटिंग आपके घर में होनी चाहिए। मुझे बताओ, इनमें से यहां पर कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते? राइट, यस, जो नॉनवेज नहीं खाते। 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 देखो कोई गाली दे रहा है और लोग कह रहे हैं उसको ब्लॉक कर दो। नहीं भाई, ब्लॉक करना क्यों? ब्लॉक कर दें? उसकी गाली से हम प्रभावित हो जा रहे हैं क्या? अगर हम उसकी गाली से प्रभावित हो जा रहे हैं इसका मतलब मेरी समझ में कोई कमी है। इसका मतलब ये मैं कह रहा हूं फिर संगत से गुड़ उपजे संगत से गुड़ जाए। नहीं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गाली देते रहोगे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। 99 बार तो कम से कम सुन ही लेंगे और हंसी हंसी से सुन लेंगे। 100वीं बार का 100वीं बार में देखा जाएगा क्या करना है। हाँ, एक कोई नॉनवेज नहीं खाता उसकी बात करते हैं। शुभ्रा, शुभ्राश, मैं कौन है? ज्योति, ज्योति 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 ज्योति, यस करो। ज्योति, ज्योति, ज्योति से यस करो। ज्योति, एक किसी का नाम ले लेते हैं, आप अपने आप का नाम समझना, मैं समझ लीजिए आपका नाम ले रहा हूं। ज्योति यस कह रही है, ठीक है ज्योति। हाँ, मैं ज्योति से पूछ रहा हूं, एक किसी का नाम ज्योति, मैं ज्योति से पूछ रहा हूं। मैं और ज्योति दोनों लोग, ज्योति, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है ज्योति के शहर में। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है ज्योति के शहर में, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट। और ज्योति मेरे रेस्टोरेंट में आई, शहर में आके बैठी। करेक्ट, वो नॉनवेज नहीं खाती है। मैं पहुंचा, आप समझिएगा वो ज्योति आप हैं, यू आर देयर। और आप रेस्टोरेंट में आए और मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूं और आप मेरे पहले कस्टमर हैं। मैं एज अ मालिक आपके पास आया ग्रीट करने के लिए, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट आपका खुला हुआ है और मैं एज अ मालिक आपको ग्रीट करने का आया, आप पहले कस्टमर है। मैंने कहा मैम गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आप भी बहुत खुश कि इतने बड़े रेस्टोरेंट मेरे घर में खुला है, मेरे शहर में खुला, उसका मालिक आ गया मुझसे बात करने के लिए, वाह। और मैंने बोला कि ज्योति जी आज आप क्या खाएंगे, मेरे यहाँ का फेमस खाना पसंद करेंगे? ज्योति जी तो खाना खाने आई थी। ज्योति जी ने कहा हाँ। तो मैंने कहा ज्योति जी ये बताओ, आप मेरे यहाँ का बटर चिकन बहुत फेमस है, खाएंगी? तो ज्योति जी खाएंगी क्या? नहीं खाएंगी। मैंने कहा ज्योति जी मैं 50% डिस्काउंट देगा, खाएंगी क्या? ज्योति जी क्या बोलेंगी? नहीं खाएंगे। ज्योति जी मैं आपको 100% डिस्काउंट दूंगा, खाएंगे क्या? आप क्या बोलेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं खाएंगे। अरे मैं आपको बांध के भी दे दूंगा घर पे, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। अरे मैं आपको आपको मैं 10 दिन के लिए और फ्री दे दूंगा, खाएंगे? नहीं खाएंगे। अगर वो रेस्टोरेंट वाला बोले कि मेरे यहाँ जितने लोग आते हैं सब खाते हैं, तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। वो बोले कि माय डियर आपके शहर में जितने लोग हैं सब खाने लग गए, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। वो बोले आपके स्टेट में सब लोग खाने लग गए, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। आपके देश में सब लोग खाने लग गए, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। वो बोले आपकी दुनिया में सब खाने लग गए, अगर आप अकेले भी बचेंगे तो आप नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप कृष्ण के स्थित प्रज्ञ हैं। क्या है? स्थित प्रज्ञ। कृष्ण कहते हैं कि जहां आप खड़े हो उसके चारों तरफ अगर गड्ढा है, किसका? अंधेरे का गड्ढा। करेक्ट। और वो लोगों के ज्ञान से भरा है, लोगों के इंस्ट्रक्शन से भरा है, आपकी कसम से भरा है, तो फिर आप उस गड्ढे में गिर जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जो चारों तरफ आपकी समझ से भरी है, समझ मतलब प्रज्ञा, आप ऐसी जगह पर खड़ी है जहां पर चारों तरफ आपके आपकी समझ का सैलाब है, तो पूरी दुनिया भी अगर नॉनवेज खाने लग जाएगी तो तुम नहीं खाओगे। क्या ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चे को पहुंचा सकते हैं चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग? नहीं, हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचाते। हम कैसे पहुंचाते हैं भी हम आपको बताते हैं। अभी अभी ले लेते हैं एग्जांपल। मुझे बताओ कितने लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं? जो खाते हैं वो लिखो यस, जो खाते हैं वो लिखना यस, जो नॉनवेज खाता हो यस लिखो। हाँ, वृशाली खाती है। वृशाली से मैंने बोला, अब देखो मैं और वृशाली बात कर रहा हूं, वृशाली और मैं दोस्त हूं, ठीक है। और वृशाली मेरे पास आई, मैंने कहा वृशाली यार बहुत नॉनवेज खाते हैं हम लोग यार, दिन भर पापा चिल्लाते हैं यार, क्या बताऊं। वह कृष्ण भी यही कहते हैं मत खाओ, राम भी यही कहते हैं मत खाओ, धर्म भी यही कहता है मत खाओ, मम्मी पापा भी कह रहे हैं मत खाओ। यार क्या करें, बहुत परेशान सबने कर रखा है, घर में घुसने नहीं दिया जाता है। एक काम करते हैं यार,
कल से नहीं खाएंगे। हैं? हम लोग कसम खाते कल से नहीं खाएंगे, हाथ मिलाओ कल से नहीं खाएंगे, कसम खाओ। और जिस दिन कसम खाई जाती है उस दिन जरूर खाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, चलो आज खा ले, आज खा लेते मन भर के, कल नहीं खाएंगे। और हम लोग आज चले गए, आज हमने वृशाली ने मन भर के खा लिया और क्या बोला, कल से नहीं खाएंगे। कल से भाई साहब बिल्कुल नहीं खाएंगे। और बाई चांस हम उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गए जिस रेस्टोरेंट में ज्योति थी 3 दिन के बाद। इतने ही लालच मुझे मिल गए, बताओ मैं खा लूंगा कि नहीं, यस या नो। इसका मतलब है कसम से बात नहीं बनती। आप बच्चे से बात इस बात पे मनवा लेना चाह रहे हो कि मैं तुमसे कहना खाओ मम्मी की कसम कि दोबारा तुम ये नहीं कहोगे, मम्मी के लिए तुम ये मत करना, तुम्हें मम्मी की कसम तुम ये मत करना, तुम्हारी मम्मी को कितना बुरा लगेगा तुम मत करना, मम्मी का नाम खराब हो रहा है तुम मत करना, अपने पापा का नाम कटवा दे रहे हो मत करना। अरे यार ये बातें तुम्हारे ऊपर असर करी थी क्या? तुम जब बचपन में थे ये उल्टी सीधी बातें, 2 पैसे की बातें तुम्हारे ऊपर असर करी थी? जो बात तुम्हारे ऊपर असर ना करे वो बच्चे के ऊपर असर कैसे कर जाएगी? नहीं करेगी ना। तो जो भाषण मुझे अच्छे ना लगे वो भाषण मेरे बच्चे को अच्छे नहीं लग सकते। तो कृष्ण कहते हैं जो भी करना वो समझ से करना, और समझ का रास्ता मैंने भी आपको पीछे बताया, मनवाना नहीं, मानना नहीं, जानना, जानना नहीं, जांचना, जांचना नहीं, स्वपरीक्षण, स्वपरीक्षण के बाद परीक्षण, और परीक्षण के बाद सर्वेक्षण, और जब सर्वेक्षण हो जाए तो आदमी के मन से निकल आता है मान गए भाई, मान गए। तो इसको बोलेंगे हम स्थित प्रज्ञ हो जाना। तो अब प्रश्न आना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ कैसे हुआ जाए, कैसे बने स्थित प्रज्ञ। बात यहां पर आई कि हम गीता में अपने बच्चों को ले कहां जाना चाहते हैं। हम ले इस बात पे जाना चाहते हैं, फिर यस या नो में बताना कि आप चाहते हैं कि नहीं। हम इस बात पे ले जाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को सही और गलत की पहचान होनी चाहिए, मेरे बच्चे को जो करना है उसको करना चाहिए, मेरा बच्चा किसी और के बहकावे में नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चे से अगर कोई अच्छी बात कहे तो मेरा बच्चा उसका परीक्षण करके सुन लेना चाहिए, मेरे बच्चे को गलत बात समझाए तो उसका परीक्षण करके मेरे बच्चे को मना कर देना चाहिए, मेरे बच्चे के अंदर प्रज्ञा होनी चाहिए, मेरे बच्चे का ड्राइवर कोई आदमी नहीं उसकी बुद्धि होनी चाहिए। यही तो चाहते हैं, यस या नो। रास्ता तो मेरा बिल्कुल उल्टा है। तो मतलब आम लगाओगे, पेड़ लगाओगे अमरूद का और आएगा आम, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखो क्या होता है, कहां पर गलती हम कर रहे हैं और कैसे बनाएं स्थिति प्रज्ञ। और हम आपके बच्चे के साथ क्या काम करने वाले हैं, बट बच्चे के साथ क्या काम करने वाले हैं अगर वो आपको ही नहीं पता तो बात कैसे बनेगी। तो बात करते हैं बच्चे के साथ हम काम क्या करें। देखो, और कैसे स्थिति प्रज्ञ बनाया जा सकता है और कैसे स्थिति प्रज्ञ बना जा सकता है। देखो, सबसे पहले आता है मेरा नेचर, करेक्ट। और हम नेचर को बदलना चाहते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ये है कि मैं एक 8 साल का बच्चा हूं, मैं एक 8 साल का बच्चा हूं, और मैं जब कभी भी वॉशरूम जाता हूं तो वॉशरूम जाने के बाद मैं हाथ वॉश बेसिन में नहीं धोता हूं, मैं जाकर के बकेट से पानी लेके हाथ धोता हूं। मेरी मम्मी बार बार मुझसे बोलती हैं कि भैया तुम्हारा नेचर खराब है, तुम्हारा नेचर खराब है, तुम बकेट में हाथ मत धोया करो, तुम हाथ धोया करो किसमें जाकर के, वॉश बेसिन में। और मेरी मम्मी बार बार मुझसे बोल रही है, मैं बात नहीं सुन रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एक समस्या है और समस्या का समाधान है समस्या के पीछे के नियमों को जान लेना, है ना। अब मुझे पीछे के नियम नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये नेचर नर्चर कैसे हो गया। हर एक नेचर कभी ना कभी नर्चर होता है। आवाज बढ़ा लीजिए प्लीज, प्लीज आवाज बढ़ा लीजिए अगर आवाज कम हो। नेचर पीछे से नर्चर होता है, वो नर्चर नहीं कैसे हो गया मुझे नहीं पता। तो अब मुझे बताओ, पहले नेचर आया होगा मेरा हाथ धोने का वॉश बेसिन में, हाथ धोने का पहले नेचर आया होगा, या पहले मेरी इच्छा आई होगी, पहले क्या आएगा, डब्ल्यू की एन, पहले मेरी हाथ धोने की इच्छा आई होगी बकेट से, या पहले मेरा नेचर आया होगा, पहले क्या आया होगा मुझे बताओ, डब्ल्यू की एन क्या पहले आया होगा, मुझे बोलो क्या पहले आया होगा, डब्ल्यू पहले आया होगा। तो मैं पहले इच्छा को कंट्रोल करूं कि नेचर को कंट्रोल करूं, मैं नेचर को कंट्रोल करने पे लगता हूं। और जब जब नेचर को कंट्रोल करोगे तब तब मारना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। जो पहले वाले मैंने सारी चीजें बताई थी वो किस बात के लिए हैं, क्योंकि आप नेचर को कंट्रोल करना चाहते थे। नेचर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन विश, पहले विश आई होगी बकेट में हाथ धोने की, या पहले कोई माइंडसेट बना होगा, पहले तो कोई माइंडसेट बना होगा, माइंडसेट से ही तो विश आएगी, पहले तो माइंडसेट से विश आएगी। आवाज फुल है आपके साइड से स्लो है, मेरी साइड से आवाज स्लो है क्या, स्लो है क्या, मेरी साइड से आवाज स्लो है क्या, ऑडिबल है, आप थोड़ी तेज कर लिए। पहले माइंडसेट आएगा, अब मुझे माइंडसेट बदलना आ नहीं रहा,
मैं विश बदल पा नहीं रहा हूं और मैं सीधे नेचर बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नेचर जितनी बदलने की कोशिश करूंगा उतना ही मेरा टीन बच्चा मुझसे दूर भागेगा। मेरा बच्चा कहेगा मुझसे दूर हट जाओ, मुझसे बात मत करना। मुझे उसके माइंडसेट तक पहुंचना है कि जो वो बोल रहा है वो कहां से आ रहा है। लेकिन ये माइंडसेट भी बदल नहीं सकते, क्योंकि कभी भी अपने आप माइंडसेट बन नहीं जाता। ऐसा कभी भी नहीं होता मैं लेटा लेटे लेटे मेरा माइंडसेट बन गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेटे लेटे कोई माइंडसेट नहीं बनता, कभी कोई माइंडसेट लेटे लेटे नहीं बनता। फिर क्या होता है, माइंडसेट से पहले क्या आता है, फीलिंग्स आती है। फीलिंग्स आती है माइंडसेट से पहले, कुछ फीलिंग्स आती हैं, वो फीलिंग्स माइंडसेट बनाती हैं। माइंडसेट विश बनाता है, विश नेचर बनाता है। बट ये फीलिंग कहां से आ गई, कोई इंसिडेंट होता है। अब देखना, मैं छोटा था, मैं वॉश बेसिन पे जाता था, वॉश बेसिन को मैं खोलता था तो मुझे शॉक लगता था, क्योंकि मेरे घर में कुछ अर्थिंग आ रही थी। मैं खोलता था, मुझे शॉक लगता था, खोलता था, शॉक लगता था। बार बार एक इंसिडेंट घटता था, उस इंसिडेंट ने रिपीटेडली मेरे अंदर फीलिंग लाई क्या, कि इसमें शॉक है। धीमे धीमे मेरा माइंडसेट बन गया इसमें शॉक है। इच्छा क्या आने लग गई, मुझे इसे नहीं छूना। नेचर क्या बन गया, बकेट से हाथ धोना। अब मुझे बताओ सोल्यूशन कहां है, एन में है कि एफ में है? सोल्यूशन कहां है, एन में कि एफ में? एन में कि एफ में? सोल्यूशन कहां है, एन में है कि एफ में है? हम सोल्यूशन एन में ढूंढ रहे हैं, ये है आम जिंदगी। सोल्यूशन को एफ में ढूंढ लेना है, गीता की जिंदगी। जो हम गीता से आपको और आपके बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो सिखाना चाहते हैं कैसे हम भावपूर्ण हो जाएं। भावपूर्ण हो जाना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। जो तीसरा था भावपूर्ण होना, अब ये भावपूर्ण क्या है, इस पर अगर हम बोलने लगेंगे तो पूरा 1 घंटे बोल पाएंगे, तब जाके कहीं आप समझ पाएंगे, आगे बोलेंगे। बट हम सबकी उम्मीद है, इसीलिए कहते हैं फीलिंग को ठीक करके ही डीलिंग को ठीक किया जा सकता है। अगर आप इसको ठीक कर दें तो आपका बच्चा स्थित प्रज्ञ बन सकता है। जहां पर हमको ये क्लास एंड करनी है, 20 मिनट की और क्लास बची है, 1.5 घंटे की क्लास थी, जहां पर ये खत्म करनी है, उस पर हम आ जाते हैं। ये कोई भी काम हम तभी कर सकते हैं जब हम एक काम पेरेंट होंगे। एक एंग्री पेरेंट ये नहीं कर सकता, अग्री की डिसअग्री। एक एंग्री पेरेंट नहीं कर सकता, जो काम पेरेंट नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि काम उसी के बनेंगे जो काम होगा। परिणाम अनुकूल उसी के आएंगे जो कूल होगा। जो कूल नहीं उसके परिणाम अनुकूल नहीं, जो काम नहीं उसके काम बनेंगे नहीं। आप परेशान होंगे तो आप अंदर घुस नहीं पाएंगे, आप समस्या के नियम को समझ नहीं पाएंगे, समस्या का इलाज करते रहेंगे, कृष्ण विरोधी होते रहेंगे। और अगर कृष्ण विरोधी आप हो जाएंगे तो आपके विरोध में कृष्ण आ जाएंगे, और कृष्ण अगर आपके विरोध में आ गए तो आपकी हालत क्या होगी देख लो, कहीं वैसी हो तो नहीं रही है। अगर वैसी हो रही है तो इसका मतलब कृष्ण आपके विरोध में खड़े हैं, इसका मतलब आप कृष्ण के विरोध में खड़े हैं, इसका मतलब आप शांत नहीं हैं। तो हम बात करते हैं कि कैसे शांत हो सकते हैं, और अगले 20 मिनट अगर आपने मेरी बात को सुन लिया तो आप परेशान बहुत कम होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगले 20 मिनट्स अगर आपने मेरी बात को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा आपकी गुस्सा कहां से आ रही थी, और आप बहुत हद तक अपनी गुस्सा को कंट्रोल कर पाएंगे। और अपनी गुस्सा को कंट्रोल करके हम आगे अगले जो हमारे 15 दिन हैं उनमें हम आगे चल पाएंगे, और अच्छी से समझ अपने बच्चे को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर साथ आपने दे दिया तो हम इस बच्चे, केवल इस बच्चे को नहीं, इस बच्चे को गुरु बना करके पूरे देश को गुरु बना करके पूरे विश्व गुरु गुरु बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको और आपको साथ आना पड़ेगा। राइट टी इफ यू आर टुगेदर, 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 राइट टी इफ यू आर टुगेदर। और एक बात, इसकी कोई फीस नहीं है, इट्स कंप्लीटली फ्री। एक भी पैसा मैं चार्ज नहीं कर रहा हूं, इस बात को भूल में मत रखिएगा कोई भी पैसा चार्ज हो रहा है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ये 14 तक पूरा का पूरा इंटायरली फ्री है, 100% फ्री है। जो मिल जाए उसको पास कर दीजिए, जो मिल जाए उसको भेज दीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें आएंगे। आपका बच्चा अभी अपने बगल वाले बच्चे से क्या बातें करता है, टॉफी कहाँ, चॉकलेट कहाँ, क्रिकेट कहाँ, क्योंकि उनके पास बात करने के कोई अच्छे मूल्य नहीं है। हम घर में मूल्य नहीं दे पा रहे हैं जो बच्चे जाकर अच्छी बात करें। हम चाहते हैं यहां पर अगर आपका बच्चा और उस बच्चे का बिल्कुल पक्का दोस्त, आपका बच्चा उसके मामा चाचा नाना के बच्चे अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपस में बैठ के बाद में जो मैं फ्रेमवर्क दूंगा, मैं आपके बच्चों को फ्रेमवर्क दूंगा करने के लिए, वो जब अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे, मैं उनसे बोलूंगा कुछ डिस्कस करके लिखो। डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करने वाला कोई तो होना चाहिए, तो आप कोशिश करिए उसके आसपास का सर्कल जरूर ज्वाइन करें। तो आओ बात करते हैं कि काम पेरेंट मतलब क्या। तो देखो, वाई डू वी गेट एंग्री, फिर मैं कहता हूं
गुस्सा समस्या नहीं है, गुस्से का समाधान नहीं है, यह समस्या है। फिर बात समझो, गुस्सा समस्या नहीं है, गुस्से का समाधान नहीं है, यह समस्या है। और गुस्से का समाधान क्यों नहीं है? क्योंकि गुस्से के नियम को हम नहीं जानते हैं। तो वैज्ञानिक वो नहीं है जो गुस्से के नियम क्यों होता है उसको ढूंढ ले, उसको जान ले, वो है बनाना नहीं है, ऑलरेडी है। तो अर्जुन ने कृष्ण से एक प्रश्न पूछा आज से 5000 साल पहले युद्ध के मैदान में। वो प्रश्न आपकी जिंदगी को बदल सकता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रश्न पूछा अर्जुन ने कृष्ण से 5000 साल पहले कि हे कृष्ण, ये विवेकशील व्यक्ति कौन से होते हैं? विवेकशील व्यक्ति कौन से होते हैं? मैंने कहा ना, विज्ञान पहले आएगा कि विवेक पहले आएगा। तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण से एक प्रश्न में कि ये विवेकशील व्यक्ति कौन होते हैं। तो जो कृष्ण ने जवाब दिया, वो जवाब आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ये जवाब आपकी, आपके बच्चे की जिंदगी बदल देगा। क्या बोला कृष्ण ने? कृष्ण ने बोला, हे माधव, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे पार्थ सुनो। बोला कि हे पार्थ, एक विवेक जन व्यक्ति वो है जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को जानता है और उसको कभी क्रॉस नहीं करता। क्या बोला मैंने? नोट करो चैट बॉक्स में, वो नोट करो अपने पास। क्या बोला? एक व्यक्ति जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को जानता है और उसको कभी भी क्रॉस नहीं करता। समझ में आ रही फिर से? अरे देने दो गाली, आप किसी की गाली से क्यों परेशान हो रहे हो? अभी देखोगे ना, आप परेशान नहीं होने शुरू करोगे। 10 मिनट मेरी बात और सुन लो, फिर आप परेशान नहीं होगे इससे। एंकर सुन लो ना, फिर आपके चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं आएगी। सामने से भी कोई गाली दे के चला जाएगा, कोई चलते बने यार, जाओ कहां चक्कर में पड़े हो। देखो मेरी बात को सुनना। क्या बोला कृष्ण ने? कृष्ण ने बोला, बुद्धिमान व्यक्ति वही है, विवेकजन वही है, विवेकशील व्यक्ति वही है जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को जानते हैं और उसको क्रॉस नहीं करते। इसको लिख लो कहीं पर। जो व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को जानते हैं और क्रॉस नहीं करते, इसका मतलब जो ये जानते हैं कि ये सामने वाला घर मेरा है और उसमें जाते भी नहीं, जो ये जानते हैं ये कार मेरी नहीं है और उसको लेने की कोशिश भी नहीं करते, ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे लोग हैं विवेकजन व्यक्ति। तो अविवेकी जन कौन हुए? मतलब बुद्धू कौन हुए? अब ये बात अर्जुन ने कृष्ण से नहीं पूछी, लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेते कौन हुई। तो कौन हुए अविवेकी जन? जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को नहीं जानते, जानते ही नहीं अधिकार क्षेत्र की सीमा को, और अपनी सीमा उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। जानते ही नहीं और कोशिश करते हैं। उसको पता ही नहीं मेरा घर कौन सा है, किसी के भी घर में घुस जाते। जो जानते ही नहीं मेरी कार कौन सी, किसी भी कार को ले लेते। ऐसे कोई भी व्यक्ति कौन होंगे? अविवेकी जन। एक और अविवेकी जन होते हैं जो जानते हैं मेरी सीमा क्या है, फिर भी उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। जो जानते हैं मेरा घर नहीं है, फिर भी उसमें जाने की कोशिश करते हैं। करेक्ट? तो विवेकी जन कौन से हैं? जो ये जानते मेरा घर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अविवेकी जन कौन से हैं? जो या तो जानते ही नहीं जाने की कोशिश करते हैं, या जानते हुए भी जाने की कोशिश करते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्या अंतर समझ में आया? फिर आगे बताऊं। यस, यहां तक अंतर समझ में आया? विवेकी जन अविवेकी जन में अंतर समझ में आया? समझ में आया ना? समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या बोला? अर्जुन ने पूछा कि ये मुझे बताओ, ये कैसे पता चले कि मेरे अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं है? क्या बोला? उन्होंने बोला ना अधिकार क्षेत्र की सीमा, तो बोला कि अधिकार क्षेत्र में क्या है और क्या नहीं है, कैसे पता चले? तो जो कृष्ण ने जवाब दिया उसको सुन लो। कृष्ण ने बोला, आपके अधिकार क्षेत्र में परिणाम नहीं है। क्या नहीं है? परिणाम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परिणाम के पीछे चलने वाली घटनाओं के क्रम आपके हाथ में है। समझना मेरी बात को। अब कृष्ण ने जो यहां पर एक बात बोली, नोट करके रखना, नोट करके रखो अपने पास। कृष्ण ने बोला संतोषजनक असंतोष। क्या बोला? लिखो, संतोषजनक असंतोष लिखो। लिखो पहले कहीं पर, फिर मैं आपको समझाऊं क्या बोला कृष्ण ने। संतोषजनक असंतोष लिख लिया? ठीक, देखना कृष्ण ने क्या बोला। संतोषजनक असंतोष का मतलब, कृष्ण ने बोला जैसे ही तुम किसी परिणाम को देखना तो तुम उससे संतुष्ट हो जाना। जैसे कोई गाली दे रहा है, ये परिणाम है। ये क्या है? परिणाम। किस बात का? उसके पीछे जो कुछ भी हुआ होगा, उसके माइंडसेट, उसकी फीलिंग, उसके विश, उसके माइंडसेट, ये परिणाम है, रिजल्ट है। इसको अगर कभी देख लेना तो संतुष्ट हो जाना, भैया कोई समस्या नहीं है। पीछे मुड़ के देख लेना, आपको दिखेगा उसके पीछे के ट्रेल्स कि मैंने भविष्य, मैंने भूतकाल में क्या कर रखा है। कृष्ण ने कहा इनसे असंतुष्ट हो जाना। समझना मेरी बात।
मेरा बच्चा मोबाइल देख रहा है, इससे असंतुष्ट मत होना, ये परिणाम है, इसमें डांटने मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की तो तुम पागल हो, तुमसे मूर्ख कोई नहीं है, तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब तुम जानो इसके पीछे के नियम क्या चल रहे हैं। अगर नियम को समझ लोगे तो उससे असंतुष्ट हो जाओगे तो तुम अपने आप को बदल पाओगे। मतलब मेरे काम करने के तरीके को मैं बदल सकता हूं, मैं परिणाम को नहीं बदल सकता। और ये जानते हुए भी मैं क्रॉस करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे घर में आज कोई नर है, मेरे घर में कोई आज मर जाए, मान लीजिए कोई मर गया। अब मैं कैसे रोता हूं, देखो कोई मरता है तो कैसे रोता है, देखो कैसे रोता है, देखना कैसे रोता है, वो कैसे रोएगा। आए मेरा क्या होगा, चले गए, तुम बताओ मेरा क्या होगा, एक बार तो वापस आ जाओ, एक बार तो आंख खोल दो। तुम पागल हो क्या? तुमको इतनी बात की समझ नहीं कि वो नहीं जगेगा। अब वो नहीं जगने वाला, वो चला गया। तुम परिणाम को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हो? तुम बुद्धू हो, स्वीकार कर लो उसको और पीछे मुड़ के देख लो, जो गलतियां हुई हो आगे वो मत करने देना, ताकि आगे ऐसा ना हो। ये तो हो गया, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, हम इसके उल्टे हैं। इसके उल्टे हो गए तो बात होगी। पानी बरसा, मैं चाहता हूं मेरे खेत में पानी ना बरसे या मेरे खेत में पानी बरस जाए और मैं परिणाम को देख करके रो रहा हूं। कृष्ण बोल रहे हैं इससे संतुष्ट हो जाओ, पीछे मुड़ो, उसके संतुष्ट हो जाओ। अब आपको देखना है आपके बच्चों के साथ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में जो चीजें आएंगी उनको मैं अगले 9 दिनों में आपके बताऊंगा, अगले 10 दिनों में आपको बताऊंगा, वो आप करिएगा। लेकिन जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको पहचानना सीख जाइएगा। आगे चलते हैं, देखो अब कृष्ण ने क्या बोला। गुस्सा किस बात से आती है? दो कारणों से आती है। पहली, कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। आप अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसके बीच में ही गुस्सा रहती है। गुस्से का पहला कारण, आप कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल करना चाहते हैं, उन सारी चीजों पे कंट्रोल, कब्जा जमा लेना चाहते हैं जो आपके हाथ में नहीं है। हम इस बच्चे से गाली बंद करा देना चाहते हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? गुस्सा करूंगा, मारूंगा और उल्टी गाली दूंगा, डंडा करूंगा। मेरे हाथ में इस बच्चे का गाली बंद करा देना नहीं है। मेरे हाथ में यह समझना है कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान वही काम करता है जो उसके संस्कार होते हैं। इसका मतलब ये बेचारा है, ये नादान है, इसके पीछे के जो संस्कार हैं उनमें कहीं कोई समस्या है। इसका मतलब संस्कार या तो पेरेंट नहीं दे पाए, या तो स्कूल नहीं दे पाया, या पेरेंट और स्कूल ने मिलके इस बच्चे को संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए में रखा था और आज जाके किसी गलत संगत में फंस गया। तो अब इसको मुझे बचाना है, इसको मुझे समझाना है, इसको मुझे जगाना है, ना कि इसको वापस गाली देनी है। समझ में आ रही है बात? हम तो गाली देने में लग जाते हैं, अपने ही बच्चे के दुश्मन, अपने ही बच्चे को पसंद नहीं करते, अपने ही बच्चे की दिन भर बुराई करते। कोई मिल जाएगा अपने बच्चे की बुराई करेंगे तो पड़ोसी को की तो गाली तो क्या ही बर्दाश्त होगी। दिन भर अपने बच्चे को गाली, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा वो। अरे तुम भगवान की सरस्वती बैठ जाती है तुम्हारी जवान पे भाई। तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम ही अपने बच्चे को बुरा बता रहे हो। तो तुम अब ये बता रहे हो कि तुम बुरे हो, तुमको पालना नहीं आया भाई। तुम देखो पीछे मुड़ के, कृष्ण कहते हैं आगे छोड़ो भाई, पीछे देख लो भाई, देखो तुमको मिल जाएंगे वो तरीके, ठीक कर लोगे, ये ठीक हो जाएगा। इसी बताने के लिए मैं आया हूं, इसीलिए मैं आया हूं ताकि मैं आपको वो थोड़ा बता सकूं जो कृष्ण ने बताया था। तो क्या? कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। मैं यहां पर अनकंट्रोल दी अनकंट्रोलेबल को पकड़ूंगा तो समस्या होगी। तो एक तो चीज, मुझे कंट्रोल अनकंट्रोलेबल नहीं करना है। दूसरा गुस्सा आने का कारण क्या होता है? दूसरा गुस्सा आने का कारण है व्हेन वी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल। बात समझना, अगर मैं इस बॉटल को यहां से खोलने की कोशिश करूं तो फिर मैं बुद्धू हूं, या मैं परिणाम को बदलने की कोशिश करूं तो मैं बुद्धू हूं। तब मैं, मुझे गुस्सा आएगी, आएगी ही आएगी। आपको अगर कभी भी गुस्सा आ रही है तो आप देख लेना, आप परिणाम को बदलने की बात कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, आप पीछे मुड़ गए हो, आपको समझ में आ गया है कि बोतल यहां से खुलती है, सब लोग खोल भी ले रहे हैं लेकिन आपको खोलना नहीं आता। मतलब या तो आपको अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल कर रहे हैं, या तो आपको कंट्रोलेबल को कंट्रोल करना नहीं आ रहा है। गुस्से के दो कारण है। अभी तक समझ में आया तो मैं आगे समझाऊं, राइट? यस, अगर इतना समझ में आया। गुस्से के दो कारण हैं, या तो अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल कर रहे हैं, या जो कंट्रोलेबल है उसको कंट्रोल करना आ नहीं रहा है। समझ में आया? यस नो? समझ में आया ना? ग्रेट, ग्रेट। देखो ऐसा है, एक बात समझो, हमेशा एडवर्स कंडीशन में आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। आप कितने संयम में हो ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपके पास सब लोग अच्छे होंगे।
मेरे आसपास में कोई गलत आदमी आ जाए जो मेरे विचारों से विरोध रखता हो, तब आपको पता चलेगा आप कितने संयम में हो। एक आदमी यहां गाली दे रहा है, ये आपके लिए अच्छी बात है। वो आकर के इतने लोगों के बीच में आपको गाली सुना रहा है, आपका नाम लेके भी अगर आपको गाली दे रहा है, तो आपको देखना है कि आप इतने लोगों के बीच में भी गाली सुनकर क्या संयम में रह सकते हो, क्योंकि ये तो एक परिणाम है। अगर आप शांत रह जाओगे तो हो सकता है कुछ अच्छा रास्ता निकाल भी पाओगे, और अगर मन ही परेशान हो गया तो अच्छा रास्ता तो निकाल नहीं सकते। तो बड़ी सिंपल सी बात है। फिर अगर 100वीं बार में कोई जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे क्या होगा, वो तो फिर कृष्ण ने भी देखा था, उसकी बात बाद में होगी। अब देखो, इस अंतिम स्लाइड है आज का, 8 मिनट मेरे पास बचे, 6 मिनट बचे, 6 मिनट में इसको खत्म करेंगे। लास्ट स्लाइड है, और इससे आपको बहुत बात समझ में आएगी। हम गुस्सा कब होते हैं? गुस्सा हमको तब आती है जब हम कुछ भी बोलते हैं और मेरी बोली हुई बात का सामने वाला सम्मान नहीं करता है। अगर मैंने कोई बात बोली और सामने वाले ने मेरी बोली हुई बात को डिसऑनर कर दिया तो मुझे गुस्सा आती है, और मैंने जो बात बोली वो सामने वाले ने अगर ऑनर कर दी तो मुझे गुस्सा नहीं आता है। अग्री डिसएग्री, राइट? ए, गुस्से का जो मूल कारण है वो मेरी बोली गई बात का स्वीकार ना होना है। ये सुनो, जो मैंने बोला उसको स्वीकारता न होना ही मेरे गुस्से का कारण है। यस नो? है ना? इसको समझ लेते हैं बहुत गहराई से, बहुत गहराई से इसको समझ लेते हैं। देखो, मैंने जो बोला उसका स्वीकार न होना ही मेरी गुस्सा का कारण बनता है। मैंने आपसे बोला पानी ले आओ, आप पानी ले आए तो किस बात की गुस्सा? और मैंने आपसे बोला पानी ले आओ, आप पानी नहीं लाए तो थोड़ी गुस्सा। 100 बार बोला नहीं लाए तो और गुस्सा, 1000 बार बोला नहीं लाए तो और गुस्सा। यहां तक बात समझ में आई? तो अब हमको समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट मतलब क्या, और स्टेटमेंट क्यों डिसऑनर हो जाता है। क्या ऐसा होता है स्टेटमेंट में, क्यों डिसऑनर हो जाता है? तो पहले समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट दो चीजों से मिलकर बनता है। एक हमारे वर्ड से मिलकर बनता है, और एक हमारी टोन से मिलकर बनता है ना? एक वर्ड और एक टोन, दो चीजें चाहिए होती हैं किसी भी स्टेटमेंट को बनाने के लिए। जैसे मैं बोलूं, आपसे किसी का नाम लूं, मैं नितिन जी का नाम ले रहा हूं, ठीक है? मैंने नितिन जी का नाम लिया और मैंने नितिन जी से बोला कि, क्या मैंने नितिन जी से बोला? मैंने नितिन जी से बोला पानी ले आना, ठीक है? मैं एक स्टेटमेंट बोलना है, और देखो मेरे पास शब्द नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा? मतलब मेरे पास टोन तो है लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। दूसरा, मैं नितिन जी से बोल रहा हूं पानी ले आओ, अब मेरे पास टोन नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा? मतलब समझ लेना मेरी बात को, मतलब मुझे कोई बात बोलने के लिए दो चीजें चाहिए, एक शब्द चाहिए, एक टोन चाहिए, ठीक है ना? इन दोनों के बिना हम कोई भी बात नहीं कह सकते। लेकिन मेरी लाइफ में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। मतलब एक वो चीज जो ऊपर नीचे होके बदल सकती है, एक चीज होती है जो कांस्टेंट नहीं बदल सकती है, ठीक है? तो इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है। हमने क्या कर रखा है? हमने अपने शब्दों को कांस्टेंट कर रखा है। बहुत गहराई वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना। हमने अपने शब्दों को कांस्टेंट कर रखा है और अपनी टोन को वेरिएबल कर रखा है। अब देखो, हम तो हैं मूड बुद्धि, बुद्धि तो मेरी चलती नहीं, शब्द तो मेरे पास कुछ है नहीं, गिने चुने वही 4-5 शब्द। कौन से शब्द? देखो, सुनना, सुनना, शब्द सुनना। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। बेटा पढ़ लो, पढ़ने से कुछ अच्छे हो जाओगे। बेटा पढ़ लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बेटा आज पढ़ लोगे तो कल आराम करोगे, आज आराम करोगे तो कल जिंदगी बेकार हो जाएगी। बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो गांधी जैसे बन सकते हो। बेटा पढ़ लोगे तो बहुत पैसा आएगा। बेटा पढ़ लोगे तो अच्छी शादी हो जाएगी। फिर नहीं पढ़ोगे तो तुमको बर्तन धुलवाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी आज शादी करवा देंगे, नहीं पढ़ोगे तो तुमसे ट्रक। यही बातें घिसी पुटी मेरे पास 2000 सालों से वही घिसी पिटी बातें चल रही हैं, और कोई बात तो चल नहीं रही मेरे पास। इन शब्दों में तो कोई दम है नहीं। ऐसी बातें एक आदमी भी बता दे कि ऐसे लेक्चर जब आपको बचपन में दिए गए थे वो आपके पास काम किए हों, या सुनो किसी के ऊपर ऐसे लेक्चर्स ने काम किया, या सुनो, या आप ऐसे लेक्चर से इरिटेट होते थे, या से नो? क्या ऐसे लेक्चर्स ने कभी काम किया आपके ऊपर? नहीं किया। तो इस बार आपके बच्चे पे काम कर जाएगा? क्यों? तो इस बार आप बोल रहे हो, क्या पागलपन है? कैसी पागलपन की बात कर रहे हो? तो चूंकि हमारे शब्दों ने काम किया नहीं, हमारे शब्दों ने काम किया नहीं, मेरे शब्दों में दम था नहीं, तो हमने अपनी दम कहां लगा दिया? अपनी टोन में। और मैंने बोला, मैंने क्या बोला? मोबाइल बंद करो। शब्दों में बात दूसरे नहीं, मोबाइल बंद करो, शब्द में बात दूसरा नहीं। तो मैं देखो दम कहां लग रही? टोन में। मोबाइल बंद करो। अब मेरे सारा दम टोन में लगा दिया कि मेरे शब्दों में कोई दम था ही नहीं।
शब्दों में चूंकि हम दम लगा नहीं पाए तो मैंने टोन में दम लगाना शुरू कर दिया, और फिर टोन में चिल्ला के, मार के, मम्मियों की खूबसूरत वाली चप्पल निकल के सब कुछ निकल आया, पापा का डंडा, मम्मी की चप्पल, कहां काम नहीं हुआ? वर्ड पे। मुझे बताओ, आज मैं गीता की बात कर रहा हूं, 5000 साल हो गए कृष्ण को बोले हुए। क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने गीता इतने बड़ी टोन में बोल दी थी कि मुझे आज भी बोलनी पड़ रही है, या फिर इतने बड़े शब्दों में बोल दी थी कि आज भी बोलनी सुननी पड़ रही है? बताओ, उनके डब्ल्यू बड़ा था कि टी बड़ी थी? शब्द बड़े थे कि टोन बड़ी थी? मुझे बताओ क्या बड़ा था, शब्द की टोन, वर्ड की टी, और तुम टोन को बड़ा कर लेना चाहते हो। फिर मैं कह रहा हूं तुम कृष्ण विरोधी हो, तुम हो कृष्ण विरोधी। तो जब कृष्ण के विरोध में हो तो कृष्ण तुम्हारे विरोध में, और कृष्ण तुम्हारे विरोध में तो तुम देख लो तुम्हारा क्या हो रहा है। माय डियर, कृष्ण के साथ में आ जाओ, शब्दों में दम लगा लो, और जैसे ही शब्दों में दम लगाओगे आप देखोगे टोन में दम नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं करता क्या हूं अपने पेरेंट्स के साथ में? मैं अपने पेरेंट्स के साथ में केवल एक ही काम करता हूं, उनकी टोन को फिक्स करा देता हूं। ऐसा टोन तो इससे ऊपर बोलना नहीं। अब सारी बुद्धि जो मेरी अभी तक टोन में चल रही थी, वो सारी बुद्धि में कहां शिफ्ट कर देता हूं? वर्ड में। तब आप पूछने लग जाते हो मुझसे क्या, कि सर कैसे फिर बात करें? सर चिल्लाना नहीं है तो मुझे पता चल गया, सर मारना नहीं ये भी पता चल गया, डांटना नहीं ये भी पता चल गया, और उसकी सारी बातें स्वीकार हैं ये भी पता चल गया। मैं अपने बच्चे से कभी गुस्सा नहीं करता, मुझे पता है वो जो भी बोल रहा है, वो इवन आकर के गाली भी दे रहा है, तो मुझे पता है वो कहीं ना कहीं पीछे से परेशान है, वो गलत नहीं है, उसके पीछे के जो नियम है कहीं ना कहीं से वो गलत इनपुट लेके आ रहा है। वो गलत इनपुट मैं कैसे ठीक करूं? मैं बच्चे को और उसके बिहेवियर को अलग कर पा रहा हूं। मैंने बच्चे का इलाज नहीं किया, मैंने बच्चे के बिहेवियर का इलाज किया। अगर तुम बच्चे का इलाज करोगे तो मारोगे, डांटोगे, और बच्चे के बिहेवियर का इलाज करोगे तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करोगे। तो इलाज किसका करना है? बी बच्चे का कि बी बिहेवियर का? फर्स्ट की सेकेंड? बच्चे का इलाज करना है कि बिहेवियर का? फर्स्ट की टू? किसका इलाज करना है, पहला कि दूसरा? तो अगर बिहेवियर का इलाज करना है तो शांत रह के करना पड़ेगा, बच्चे का इलाज करना है तो मार कूट के करना पड़ेगा। आज की क्लास मैंने मैं टाइम का थोड़ा फिक्स रहने की कोशिश करता हूं, 12:30 की मेरी क्लास खत्म होनी थी। क्या ये 90 डेज का हम चैलेंज ले सकते हैं? 90 डेज नो येलिंग चैलेंज। लिखो चैट बॉक्स में NYC, कि 90 दिन तक, आज से 90 दिन मैं बच्चे के साथ कहीं पर भी नहीं चिल्लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि चिल्लाना मेरी कमजोरी है। मैं अगर बच्चे को अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूं तो समझाने वाले की कमी कि समझने वाले की कमी, मुझे बताओ। अगर मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूं तो समझाने वाले की कमी कि समझने वाले की कमी, और मुझे यह समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के बाद मुझे गुस्सा नहीं आएगी, लेकिन अगर बच्चा मेरे पास आया और मुझे गुस्सा आई तो मुझे यह समझ में आ जाएगा कि पागल तो मैं ही हूं। चूंकि मैं बच्चे को बदल नहीं पाया, चूंकि मैं इतना मजबूत नहीं था, चूंकि मैंने बच्चे की समस्या के समाधान, मतलब मैंने बच्चे की समस्या के पीछे के कारणों को जान नहीं पाया, इसलिए मैं समाधान ढूंढ नहीं पाया। चूंकि मेरा समाधान ठीक नहीं था इसलिए मेरा बच्चा ठीक नहीं है, इसलिए कमी मेरी है, तो डांट मेरी पड़नी चाहिए ना कि बच्चे की पड़नी चाहिए। कुछ समझ में आ रही है बात? कुछ बात समझ में आई? अगर आपने ये नहीं लिया और ये कसम खा के नहीं हो रही बात, ये बात समझ के हो रही है। कसम खा लेंगे तो टूट जाएगी, स्थिति प्रज्ञता में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगी। फिर जैसे नॉनवेज आपको कोई खिला नहीं सकता, जैसे नॉनवेज आपको कोई खिला नहीं सकता, वैसे आपको कोई गुस्सा दिला नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि रेस्टोरेंट में जाओ और वेटर ने कहा नॉनवेज खा लो, आप खाओगे नहीं, और किसी ने कहा गुस्सा कर लो, आप कर गए? इसका मतलब है कि आप अभी कमजोर हो, आपको मजबूत होना बाकी है। कमजोर का बच्चा कमजोर होगा, मजबूत का बच्चा मजबूत होगा। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि देखो मेरे पूछ नहीं है, मेरे देखो पूछ नहीं है। क्यों मेरे पूछ नहीं है? क्योंकि मेरे पिताजी के पूछ नहीं है। अगर मेरे पिताजी के पूछ होती तो मेरे भी पूछ होती। बंदर के पूछ केवल इसीलिए है क्योंकि बंदर के पिताजी के पूछ है। आपके बच्चे में गुस्सा इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर गुस्सा है। आपके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम है। हमारी खत्म होंगी तो बच्चे की खत्म होंगी। फोटोकॉपी ठीक करने के लिए ओरिजिनल कॉपी ठीक करनी ही पड़ेगी। तो लास्ट में पूछता हूं, क्या आप पेरेंट रीसेट के लिए तैयार हैं? राइट इन द चैट बॉक्स PR। ये रीसेटिंग का मामला है। क्या आप इस बटन को दबाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो इस मैसेज को जितने भी लोग यहां पर बचे हैं दे दीजिएगा सबको, जितने लोगों को आप दे सकते हो, जितने लोगों को दे सकते हो मैसेज को दीजिएगा, क्योंकि हम केवल एक को नहीं सबको बदलने आए हैं। जितने लोगों को हम बदल सकते हैं उतने लोगों को बदलने आए हैं। और प्लीज रीबूट योर पेरेंटिंग बिफोर इट इज टू लेट। इट इज ऑलरेडी लेट। डोंट लेट इट बी टू लेट कि फिर आप ये कहो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
यहीं पर मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। प्लीज एक बार कुछ मार्क्स दे दीजिए मुझे, 10 में कितने देना चाहेंगे, 10 आउट ऑफ कितने देना चाहेंगे, 1 0 2 3 4 क्या देना चाहेंगे, 10 में से कितने आपको लगे कि मैं डिजर्व करता हूं आज की इस क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं इस रिकॉर्डिंग को, जो ये रिकॉर्डिंग आने वाली है, इस रिकॉर्डिंग को जिसको जिसको सुना पाए, जिसको जिसको दे पाए, जिसको जिसको सुनवा पाए, उसको उसको सुनवा दीजिएगा, ताकि हमारे देश से थोड़ी गुस्सा कम हो जाए, हमारी देश में थोड़ी समझ बढ़ जाए, हमारे देश में थोड़ी प्रज्ञता बढ़ जाए, हमारे देश से थोड़े छल छपट गुस्सा बवाल खत्म हो जाए। और आगे आने वाले चीजों में मैं आपको समझाऊंगा जीवन जीना और जिंदा रहने में क्या अंतर है, कैसे हम अपने बच्चों को और हम सब मिलकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ बहुत 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 धन्यवाद। जिन्होंने गालियां दी उनका सबसे बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने प्यार दिया उनका उससे थोड़ा कम धन्यवाद, क्योंकि प्यार तो मिलता रहता है, गालियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।